देखिए क्लास है आज की हमारी नवंबर मंथ का करंट अफेयर को लेकर हम बात करेंगे। ये मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर के लिए। हम पहले प्रोवाइड कराते थे, समय की कमी रहती है मेरे पास, इसलिए हम करंट अफेयर नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप यूट्यूब पे फ्री कुछ कंटेंट दीजिए करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं एसएससी को लेकर। रेलवेज़ के एग्जाम में अच्छे तरीके की डायनामिक करंट अफेयर आई है, तो इस तरीके से हमने एक इनिशिएटिव तरीके से स्टार्ट करा है कि हर मंथली हम करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसमें हम सारी जो इवेंट देखेंगे, नवंबर मंथ का इवेंट देखेंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, साथ साथ जो इससे पहले कुछ महीने के इस साल के अंतर्गत कुछ बड़ी बड़ी इवेंट हुई है उनको साथ में रिलेट कर करके पढ़ेंगे। पर ये स्टार्ट हमारी नवंबर से हो रही, फिर हम लगातार इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, तभी इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए तो थोड़ा आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारी सबसे पहली करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं, क्या है वो, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ने निश्चय मित्र पहल के तहत 7,970 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया क्या है निश्चय मित्र इनिशिएटिव। एक तरीके के अगर हम बोलेंगे कि बहुत बड़ी योजना का एक छोटा सा पार्ट है। और बड़ी योजना क्या नाम क्या है उसका, हमने कई बार आपको बता रखा, PMTBMBA, जिसका पूरा नाम हो जाता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। क्योंकि हमारा एक इनिशिएटिव एक लंबे समय से चले आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा काम करे। मोदी योजना के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि टीबी को जल्दी से जल्दी इरेडिकेट करना है हमारे देश से, उसके लिए एक अभियान चल रहे हैं। उसी के बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जिसका हमने कई बार आपको करंट अफेयर में मेंशन भी कर रखा है, निश्चय मित्र इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ये बोला गया है इस निश्चय मित्र इनिशिएटिव के अंतर्गत कि जो बहुत बड़ी बड़ी NGOs है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी की एक थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, जिसके तहत वो कुछ लोगों को या कुछ जो टीबी के मरीज हैं उनको गोद ले सकते हैं। जैसे उनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कुछ लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैसेज नहीं होते, ठीक है, उसके लिए मदद कर सकते हैं वो, या उनको थोड़ा सा समझाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आगे करनी है टीबी के बाद, उसके इलाज के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं। उन सभी चीज़ों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको निहित किया गया है या इसमें सम्मिलित किया गया है। और उसी में सबसे अभी एक इनिशिएटिव कहते हैं जो उसने बढ़िया काम करा हुआ है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ने। उसने इसमें इतना ज़बरदस्त काम करा है कि इतने सारे मरीजों को उसने अपने पास गोद में ले लिया। गोद मतलब ये होता है कि आप उसको फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। ये आपसे पेपर में आ सकता है, क्यों, क्योंकि भी हाल ही के जो रेलवेज़ और SSC के एग्जाम्स हुए थे वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए थे कि किस किस चीज़ ने साझेदारी करी है, कौन से इनिशिएटिव है। अब आपसे आने के क्वेश्चन क्या बन जाएंगे कि बोला जाएगा बताइए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है ये कब शुरू किया गया था। तो हमने आपको पहले भी कई बार जब एप्लीकेशन में पढ़ाया तो बताया था हमने 2022 में इसको शुरू किया गया था। पर्पज़ क्या है, टीबी को इरेडिकेट करना, मतलब समाप्त करना भारत में से, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीज़ों को देख लिया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका पार्ट है, तो ये निश्चय जो मित्र इनिशिएटिव है इसी का पार्ट है। जैसे अगर हम कोई बहुत बड़ी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, किसी किसी संस्था को कोई काम दे दिया तो उसी का एक पार्ट ये माना जाता है, ठीक है। खैर इतना पूछा जा सकता है कितने मरीजों को, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस हाँ ये पूछा जा सकता है कि इनमें किस चीज़ को लेकर बात हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए PMTBMBA, ये 2022 में शुरू की गई थी ये योजना। इसके अलावा देखिए कुछ अगर हम आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, साइंस एंड टेक के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि उसी का पार्ट है ये, तो कुछ अभी हाल ही की कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या, हमने आपको कई बार मेंशन कर रखा है कि 2047 तक जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है उसका जो टारगेट रखा गया है वो हमारा कितना है, 100 गीगावाट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहा है, ये अभी हाल ही के कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था। आपसे एक और चीज़ कई बार पूछी जाती है कि 2070 में है हमारा, या ये पूछा जाता है नेट जीरो एमिशन, ये किस में हमने टारगेट रख रखा है, कौन से साल में, तो 2070 में। ये मोदी जी ने ही करा था, ठीक है। और उसमें इन्होंने मेंशन करा था, मतलब नेट जीरो एमिशन मतलब होता है कार्बन एमिशन जो होता है उसको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पूरे जो विश्व में है विकासशील देश जो है, डेवलपिंग कंट्री है, वो लगातार अपने आप को डेवलप करने के लिए कार्बन का सबसे ज़्यादा एमिशंस करते हैं। आप इनफैक्ट देखेंगे चाइना तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो इन सभी के लिए ये मोदी जी ने कहा कि देखिए हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, साथ साथ ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कार्बन एमिशन कम से कम हो, और नेट जीरो मतलब हो जाता है बिल्कुल कार्बन एमिशन खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो उसका टारगेट रखा है 2017, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है बहुत लंबा टाइम हो गया ये। इसके अलावा अभी हाल ही का एग्जाम हुआ था, SSC का एग्जाम, सीजल का ही पेपर था। वहाँ पर पूछा गया था कि भारत का पहला रिएक्टर का नाम क्या था, तो उसका नाम था अप्सरा। ये आपका लिख रखा अप्सरा, ये रेलवेज में कई बार पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, NTPC का आपने पेपर दिया होगा इस बार, तो आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स में। क्वेश्चन क्या था, हम रट्टा मार के जाते हैं कि अप्सरा था हमारा पहला, बात ठीक है।
क्वेश्चन ये आ जाता है इसका डिज़ाइन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। वहाँ पे इसरो भी लिखा था, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो ध्यान रखना है उसकी जो डिज़ाइन बनाई थी वो बनाई थी बार्क ने, जिसको कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको पहला पुराना नाम भी कई बार पूछा जाता है, इसको कहते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, और इसकी नींव कब रखी गई थी? वैसे देखिए 1948 माना जाता है, आप कई जगह 1949 भी देखेंगे, बट 1948 ठीक माना जाता है। ठीक है, और इसी के पहले जो अगर बोलेंगे इसके फाउंडर कौन थे, तो होमी जे भाभा थे। तो होमी जे भाभा जब 1966 में उनका निधन हो जाता है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत माना जाता है कि षड्यंत्र के तहत इनको मार दिया गया था, इनके प्लेन को क्रैश करा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि ये लगातार न्यूक्लियर जो एनर्जी थे उसमें काम कर रहे थे हमारे भारत के लिए। और अगर ये माना जाता है कि लंबे समय तक थोड़ा सर्वाइव कर जाते तो भारत बहुत पहले संपन्न हो जाता परमाणु शक्ति को लेकर। जैसे हमने 1971 में पहला परमाणु परीक्षण करा था, उसमें एक सफल तो नहीं रहा था, हाँ कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी तरीके से टेक्निक समझ ली थी, पर अगर उससे पहले अगर इनका निधन नहीं होता तो हम बहुत जल्दी संपन्न हो जाते परमाणु को लेकर। और इसलिए इनको एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जनक माना जाता है होमी जे भाभा को। तो जब उनका निधन हो जाता है 1966 में, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम रख दिया जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आपके महाराष्ट्र में है। राइट, तो कुछ ऐसी चीज़ें। और ये भी आता है क्वेश्चन हमारे पेपर में कि अप्सरा को कहाँ पर ये बनाया गया था ये रिएक्टर, तो आपको ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे कहाँ पर पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में। तो ये कुछ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। वर्तमान स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्टर कितने हैं, तो वो है 22। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया था 2021 के पेपर में, अब शायद चेंज हो गए होंगे अलग बात है, पर रिएक्टर बनाना इतना आसान नहीं होता, तो मेरे हिसाब से 22 ही होने चाहिए, पर फिर भी देख लेना। ठीक है, और एक जब मैं क्लास ले रहा था एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था और मुझे अच्छा भी लगा क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे बोला था कि न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो योजना चल रही थी इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक प्रोग्राम है निश्चय मित्र इनिशिएटिव। उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ी चीज़ है जिसका एक छोटा पार्ट है रिएक्टर। रिएक्टर का काम होता है, अगर मैं आपको साइंस में ज़्यादा डिटेल में ना जाके सीधी आसान भाषा में समझाऊँ, कि रिएक्टर का काम होता है हीट को प्रोड्यूस करना, और उसी हीट को प्रोड्यूस करके उसको प्रयोग करके जब उसको एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम हो जाता है। ऐसा समझिए कि अगर हम रिएक्टर की बात करते हैं, बहुत छोटा सा रिएक्टर, इसमें बहुत सारे रिएक्टर होंगे, और उसी रिएक्टर का एक बहुत बड़ा अगर सम्मिलित तौर पे आप बोलेंगे काम करने की, वो मदद कर रहा है किसको? पावर प्लांट में। तो जो रिएक्टर है वो मदद करता है पावर प्लांट का, तो पावर प्लांट ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, तो इसलिए उसके अंतर्गत ही सीमित होता है या सम्मिलित होता है, आप ये कह सकते हैं आसान भाषा में। हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं, बट मुझे लगा कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्टर क्या है, पावर प्लांट क्या है, तो उसके लिए हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, खैर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब हम बात करें नरोरा के बारे में, तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये यूपी में पड़ता है नरोरा। हमारे रिएक्टर तो हमने बात कर ली 22 है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हमारे? तो 7 है। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया करंट अफेयर कर रहे हैं आप, तो करंट अफेयर के साथ कोशिश पे रखिए कि स्टैटिक जीके के पॉइंट जितने हो सकते हैं रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जीएस हम डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस से कितना करेंगे। तो कोई भी टॉपिक है उसको बार बार रिवीजन करने का तरीका, जैसे कोई टॉपिक आ गया तो रिवाइज कीजिए हमें कितना याद है। तो जैसे मैं अगर बताऊँ आपको, हमारे कितने एटॉमिक पावर स्टेशन है? 7 है। पहला कौन सा हो गया? नरोरा, ये तो ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। राइट, दूसरा पूछा जाएगा रावत भाटा। रावत भाटा, इसको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है। कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में, सीधी बात है। राइट, तीसरा अगर आप बात करेंगे काइगा, काइगा, एक मिनट गलत लिख दिया हमने, काइगा, काइगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। 3 हो गए। चौथा आपका कौन सा जाता है? काकरापार, या हिंदी में लिख लेते हैं हम इसको काकरापार। कितने हो गए? 4 हो गए। राइट, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में 2 पड़ते हैं आपके, एक का नाम है कुंडनकुलम, कुंडनकुलम। ठीक है, छठा कौन सा है? कलपक्कम, कलपक्कम। और ये जो आप पीडीएफ की बात करते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे देख लेना, जीके कैफे के नाम से, वहां पर मिल जाएगी। दोनों में से कहीं भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पर हम ऐड करा देंगे। और 7वें नंबर पे हो जाता है जिसका नाम है तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इन सभी की लोकेशन बता दें हम आपको। काकरापार पड़ता है गुजरात में, काइगा पड़ता है आपके कर्नाटक में, राजस्थान में पड़ता है रावत भाटा, और नरोरा पड़ता है आपके यूपी में, और ये कुंडनकुलम और जो कलपक्कम है दोनों के दोनों आपके तमिलनाडु में है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, देखिए सोचिए। जैसे हमने बताया पहला रिएक्टर के बारे में पूछ लिया, पहला रिएक्टर हमारा कौन सा था। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा था जिसकी स्टेब्लिशमेंट सबसे पहले हुई होगी, स्थापना सबसे पहले हुई होगी। उसका नाम था तारापुर। इसका नाम ही तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जगह है तारापुर, वहां पर है ये, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है, तो वर्ष थी 1969 में, ठीक है, 1969 में। और आपसे पूछा जाएगा सबसे नवीनतम, सबसे न्यू एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है, तो उसका नाम है हमारा कलपक्कम। एक मिनट, कुंडनकुलम है, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने। कुंडनकुलम हमारा सबसे नया है, 2013 में बनाया है, अभी हाल ही में, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो इस तरीके से तारापुर सबसे पहला, और जो सबसे नया है, जो सबसे लास्ट में बना है, वो है आपका 7वें नंबर का कुंडनकुलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस तरीके से कुंडनकुलम में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। ये हमारे कुछ तरीके हैं याद करने के। और देखिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ, रिपीट करिए, 1969 में क्या हुआ था, इसरो की भी स्थापना हुई थी, दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी स्टैब्लिशमेंट इसी वर्ष हुई थी, ठीक है। ये बस हमें कुछ चीज़ों को रिवाइज करने का तरीका है। आगे बढ़े हम, आगे हमारा कौन सा है, अहमदाबाद 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी इस बार की घटना, अब आपने सुनी भी होगी कई बार अहमदाबाद के बारे में। क्या कहानी हुई थी ये, अभी एक बहुत लंबे समय से बात चल रही थी, और नाइजीरिया और इंडिया के बीच में बात चल रही थी कि कौन 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। और लग रहा था कि नाइजीरिया पे जाएगा बात, पर जब पूरी मीटिंग हुई, जब सभी लोगों ने बात करी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने, जब डिसाइड किया गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि भारत को ही मेजबानी करने का अधिकार है। इसलिए वहां से हटा के किसको दे दिया गया, भारत को। भारत में भी स्पेसिफिक जगह कहाँ से स्टार्ट होगा, ये गुजरात के होगा, गुजरात के अहमदाबाद में। आपको पता है पहले इसको मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, आज के टाइम पे इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। भारत का या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, तो उसमें इसको इनॉग्रेशन के तहत माना जाएगा। ये 2030 की बात है, ठीक है, 2030 की। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे भारत में कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके 2010 में। कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे, और लगभग 20-25 दिन हुए थे ये। तो मतलब पूरा दिल्ली को बंद कर दिया गया था, तो बहुत बड़ा एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए माना जा रहा है कि अगर हमें अहमदाबाद की ये एक तरीके से मेजबानी मिल रही है, तो ये संभावना बन सकती है कि 2036 तक हमारे को ये हो सकता है कि हमारे पास आ जाए ओलंपिक का मेजबानी करने का अधिकार। पर बहुत रेयर है, क्योंकि इसके लिए और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए हमको। तो खैर अलग बात है, पर 2030 को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है 2026 का किसका है, तो 2026 अगले ही साल होने वाला है, उसका है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, ये आपको पढ़ा ही होगा आपने। और 2022 का कहाँ पर होता है, बर्मिंघम में, ठीक है। और बर्मिंघम में कितने मेडल आए थे हमारे, 4th नंबर की हमारी रैंकिंग रही थी, 4थे नंबर पे मेडल आए थे 61। और अगर आपसे पूछा जाता है टैली क्या रही थी मेडल की, ये बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं, जब तक आपका नया कॉमनवेल्थ नहीं आ रहा तब तक आपको पुराना याद रखना पड़ेगा। इसमें हमारे रहे थे 22 हमारे गोल्ड रहे थे, 16 हमारे सिल्वर रहे थे, और 23 हमारे रहे थे ब्रॉन्ज मेडल। ये बस इतना याद रख लीजिए, रैंकिंग याद कर लीजिए और टोटल मेडल याद कर लीजिए बस, क्योंकि कॉमनवेल्थ आएगा तो पिछले साल के कुछ रिपीट किए जाते हैं। तो ये हमारा कॉमनवेल्थ हो गया। कॉमनवेल्थ की कंट्रीज के नंबर पूछे जा सकते हैं, तो कितने होंगे एक बार आप चेक कर लेना। वैसे मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, 50 के आसपास है। एक बार आप चेक कर लेना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में आपके लिए थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। 56 है, वही मैं कह रहा था ना, याद मुझे आ रहा था 56 है, राइट। अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2 जुड़े थे, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कॉमनवेल्थ वाली ये थ्योरी है, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो 1949। वैसे देखिए आप कई जगह देखेंगे तो 1931 भी देखने को मिलता है। इसके पीछे कहानी क्या है वो बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, पर फिर भी मैं आपको समझा दूं, आप 49 को ही याद रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि यूएसए के बारे में, मैंने आपको कई बार बता रखा है यूएसए को लेकर। कॉमनवेल्थ गेम्स उन देशों के बीच में होते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का सीधा कहने का मतलब ये हो जाता है कि जिस कंट्री का किसी ना किसी तरीके से इतिहास में उसके ऊपर कंट्रोल में बैठा होगा, कौन, ब्रिटेन ने कभी अधिकार हम पे करा होगा, उपनिवेश के तौर पे हमको रखा होगा, तो वही कॉमनवेल्थ कंट्रीज हो जाती है। क्या कॉमनवेल्थ कंट्रीज होना अनिवार्य है अगर आप ब्रिटेन के किसी टाइम पे आप अधीन में रहे होंगे तो जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक तरीके से आपको ऑप्शन दे रखा कि आप ले भी सकते नहीं भी ले सकते, पर ज़्यादातर कंट्रीज जो वहाँ से निकलती है वो अपने आप को इनके अंडर मान लेती है। क्यों होता है? क्योंकि हेड ऑफ, जो अगर हम बोलेंगे इस कॉमनवेल्थ कंट्री का हेड होता है, वो होता है क्राउन, जो राजा महाराजा हो सकते हैं जो ब्रिटेन में बैठते हैं। ठीक है, इसकी हमने कहानी भी आपको बताई थी कि नेहरू जी जब गए थे, जब बात आई थी कि हमारा एक तरीके से संविधान लागू वगैरह हो गया था, तो फिर
ये नेहरू जी गए थे वहाँ पर और फिर इसके बाद इनका विवाद हुआ था। काफ़ी लोगों ने गलत बोला कि आप एक तरीके से देश आज़ाद हो गया, गणतंत्र बन गए, रिपब्लिक हम बन गए, तो आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में क्यों शामिल हो रहे हैं, ज़रूरत क्या है आपको। फिर वो नेहरू जी समझाते कि हमको देश के साथ चलना है, पूरे विश्व में चलना है। तो ब्रिटेन हमारा एक टाइम पे हम पे उसने कंट्रोल कर रखा हमको, या हमको गुलाम बना रखा था, पर हम सोवरेन हैं आज के टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने बोल रखा है कि आप रेस्ट्रिक्शंस के तहत नहीं जाएंगे, आप अपनी मर्जी से कभी भी इसको क्विट कर सकते हैं। तो ये हमारे पे कोई बाउंडेशन नहीं है, पर अगर हमें किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने आपको बताया कि यूएसए बहुत पहले ही आज़ाद हो गया था, हालांकि यूएसए पर भी कंट्रोल कर रखा था ब्रिटेन ने, पर वो अपने आप को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो लगभग 1776 के आसपास वो आज़ाद हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम आज़ाद तो बहुत पहले हो गए, और जो आपने ये कॉमनवेल्थ वाली थ्योरी निकाली है बहुत बाद में निकाली है। तो पहला कारण ये है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि जिन लोगों को आपने आज़ादी दी है वो आपने दी है आज़ादी, उन्होंने आज़ादी ली नहीं है, लड़के नहीं जी है उन्होंने। तो हमने तो लड़ाई करके जीती है आपसे आज़ादी, तो हम आपकी कॉमनवेल्थ वाली थ्योरी में आते ही नहीं है। और यूएसए एक शुरू से अपनी सोच अलग ही लेके चलता है, थोड़ी एटीट्यूड उनका अच्छा होता है। तो इस तरीके से यूएसए एक कॉमनवेल्थ होके भी नहीं है, ठीक है, इसलिए कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप देखेंगे तो। नहीं तो पॉइंट्स टैली में तो हमेशा आगे रहे वो, खैर अलग पॉइंट है वो। ग्लासगो वगैरह हमने बात कर ली है। फर्स्ट कौन है, हैमिल्टन में हुआ था ये, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था ये सबसे पहला आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है। और इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था उस टाइम पे, नाम से पता चल रहा है, क्योंकि दिखाना चाह रहे थे वो कि हमने आप पे कंट्रोल कर रखा था। मोटो आपसे पूछा जाता है ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी। मैंने कई बार आपको बताया कि इसका मोटो याद रखना है, आदर्श वाक्य। ये याद रखने का तरीका क्या है इसको आसानी से, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे पास दिखाते ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी से हमने करी है, कितने उन्होंने नरसंहार करे, हमने आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में करा रखे हैं। तो ह्यूमैनिटी वाले काम करें इन्होंने, कभी दयालुता या मानवता वाले काम करें नहीं करे, पर ये बताते तो इस तरीके से याद कर सकते कि विरोधाभास एक तरीके का। खैर आगे बात करते हैं इंटरनेशनल पोलो कप के बारे में। हाँ, अर्जेंटीना को हराया भारत ने और भारत जीता है इसको, ठीक है, और ये भारत में ही होस्ट हुए थे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बस इतना हमें याद रखना था। एक कॉमनवेल्थ को लेकर एक और चीज़ दिमाग में आ रही थी पर निकल रहा है मेरे, अभी हाल ही का कुछ करंट से रहा था, खैर अभी याद आ जाएगा आगे तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है सीजल 2024 में आया था, ये इन्होंने 1949 माना था, ये जो अपने कॉमनवेल्थ की जो थ्योरी लेकर आए थे ये, राइट। इतना हो गया, आगे बढ़े हम। चलिए अगला हमारा क्या है पॉइंट। दक्षिण कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत के तरीके से, एक आपने देखा होगा भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था, स्वर्ण मुकुट दे रखा था, ये फोटो भी आपने देखी होगी। साउथ कोरिया गए वहाँ की ये दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पर बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया और साथ में मुकुट भी दिया गया था, और इसका नाम क्या रखा गया था, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंगवा, इसका नाम रखा गया था। ये ज़रूरी क्यों है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल करंट अफेयर करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर कुछ ऐसी इवेंट रहती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा हाइप रहती है इनकी, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा ये, राइट। और ये न्यूज़ में भी रहा था, तो इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। आगे हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ आइडिया, ये कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार, जो हमारे 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ज्ञानेश कुमार जी की फोटो ही लग रखी है। आपसे पूछा जाएगा आइडिया क्या है, तो आइडिया देखिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ज्ञानेश कुमार जी बने थे। अपॉइंटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़े, और ये क्यों हुआ है इस तरीके से, अगर आप बोलेंगे आइडिया इस वाली चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा 26 नवंबर को हमारा नेशनल वो एक तरीके से डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी तो नहीं कहा जाता, सॉरी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। लागू हुआ था, कई लोग गलतियां कर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी बताऊंगा अभी इंपॉर्टेंट डेज को लेकर, 26 नवंबर 1949 को, और काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं 26 जनवरी 1950 को लेकर। अब लोग कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और हम 26 नवंबर को क्यों मना रहे हैं ये डे, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इसको हम समझा देते हैं आपको। कारण ये, क्योंकि हमने आपको पहले भी कई बार बता रखा है पॉलिटी में कि 26 नवंबर को हमारे जो 1949 का है, प्रस्तावना भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा संविधान एक तरीके से आंशिक रूप से लागू हो चुका था। कितने अनुच्छेद लागू हो चुके थे उस समय तक, 16 अनुच्छेद, ठीक है। और आंतरिक रूप में अगर हम बोले, आंशिक रूप में मतलब पार्शियली, कुछ पार्ट उसके लागू किए गए थे क्योंकि जरूरत थी उसकी। जैसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को लेकर लिखेंगे, या इलेक्शन कमीशन को लेकर देखेंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको मजबूरी में उनको लॉन्च करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शंस करवाने थे, प्रेसिडेंट को पावर देनी थी।
तो उससे पहले हमने सोचा कि 26 जनवरी लगेगा टाइम, उससे पहले हमें कुछ आर्टिकल्स को पहले कर देना चाहिए लागू। तो 16 अनुच्छेद थे टोटल, और वो कौन से आर्टिकल के तहत उनको लॉन्च किया गया था? आर्टिकल 394, ये आर्टिकल नंबर था, इसलिए 16 अनुच्छेद बोले जाते हैं कि टोटल 16 अनुच्छेद इस समय लागू हो चुके थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को। आगे मैं जब इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे। इसलिए इस दिन की भी एक अहमियत रही थी। तो ज्ञानेश कुमार जी को, ये बॉडी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही है, तो इसलिए इनको मनाया गया था। ठीक है, और इसी डेट को भी मैं आगे और मेंशन करूंगा आपको, और तरीका भी आप ये याद रखिएगा। 26 नवंबर के दिन ही हमारा जो अभी गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा, जो संविधान में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किन का रहा है? बी.आर. अम्बेडकर जी का। तो यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहाँ पर उनकी एक कांस्य की एक मूर्ति को इनॉग्रेट किया गया है पेरिस के हेडक्वार्टर में। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे बहुत रेयर भारतीय रहे जिनको वहाँ पर एक दर्जा मिला है, और पहले भारतीय के तौर पर कह सकते हैं यूनेस्को की उस जगह में बी.आर. अम्बेडकर जी को। तो वो डेट भी 26 नवंबर की थी। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा आंशिक या पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया है। पूर्ण रूप से कहेंगे तो 26 जनवरी 1950 है, पर इस दिन हम 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, हम संविधान दिवस के रूप में। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, 26 नवंबर के हिसाब से मैं आपको एक बताना चाह रहा था। 16 अनुच्छेद हमने बता दिया, आर्टिकल 394 के तहत उनको लागू किया गया था। और 26 नवंबर हम बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, मेरे जस्ट अभी दिमाग से निकला है वो। 1949 था 26 नवंबर। मेरी कोशिश रहती है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें बताता रहूँ, क्योंकि कुछ गलतियाँ ना हो, है ना। आगे आएगा तो हमारे को वैसे याद आ जाएगा, पर इतना अभी देख लेते हैं 26 नवंबर की डेट। हाँ, ये चीज़ बताना मैं भूल गया, 26 नवंबर को हम जब ये हमने जो संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो ये हम कब से मना रहे हैं? ये 2015 से मना रहे हैं। ये बहुत बार पेपर में आया भी हाल ही के NTPC के एग्जाम में 2015 में। ठीक है, और ये पहले इसको हम संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाते थे, पहले इसको विधि दिवस के रूप में बनाते थे, पर 2015 से इसका नाम बदल के संविधान दिवस के रूप में हमने देख लिया है। फिर भी मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट डेज दिखा देता हूँ यहाँ से, क्यों कंफ्यूज होना है ना बेमतलब का। यहाँ पे लिखा जरूर होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, है ना, 26 नवंबर 1949, यहाँ पे लिख भी रखा है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें भी क्लियर होंगी। राइट, बड़े आगे हम अगली सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पूरे महीने की बोल लीजिए या इस पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से अगर हम बात करेंगे तो वो है इनका नाम। ठीक है, मिश्रा जी है, ये आरपीएफ की डीजी बनी है ये, इनका नाम है सोनाली मिश्रा जी। और ये पहला ऐतिहासिक रूप से बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी आरपीएफ में महिला के हिसाब से नहीं थी, आईपीएस अधिकारी रही थी। तो एक टाइम पे आपको पता है जब प्रमोट होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी पोस्ट मिलती है, तो इनको आरपीएफ का डीजी या हेड कह सकते हैं बनाने का पहला अपॉइंटमेंट मिला है, तो बहुत ज़रूरी है ये सोनाली मिश्रा जी। अगला हमारे एमडी बने हैं, या आप सीईओ कह सकते हैं हमारे एलआईसी के। कौन बने हैं? आर दोरास्वामी जी, ये है इनकी फोटो। ठीक है, एलआईसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब होती है, तो 1956 में होती है एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला है हमारा सीईओ के बारे में। कौन बने? आईसीसी के संजोग गुप्ता, यहाँ पर उनकी फोटो मैंने जरूर लगाई होगी, ये रहे संजोग गुप्ता जी आईसीसी के। ठीक है, सेकंड भारतीय के तौर पे बने हैं ये सीईओ आईसीसी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी ये आपको बताना है। आसान है, कई बार आपने पढ़ा होगा, हेडक्वार्टर तो दुबई में है, पर स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको बताना है। आगे बात करें, सीईओ बने हैं संसद टीवी के उत्पल कुमार जी। मैंने इनकी फोटो नहीं लगाई, पर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए इनको याद रखना। नवंबर के आसपास की अपॉइंटमेंट रही थी ये सारी, तो इनको हमें देखना है एक बार, है ना। बड़े आगे देखिए, दूसरी बात क्या है इसमें, एक चीज़ हमें बात करनी है, हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीजल 2026 के लिए, उसमें आपका CHSL MTS वो सब चीज़ें कवर अप हो जाती है, पर बैचेस थोड़े अलग बना रखे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेमो क्लासेस है और जिस तरीके से हम कंटेंट दे रहे हैं वैसे डिलीवर किया जाता है, और लगातार 3-4 सालों से आपने पसंद करा है सारे बैचेस को, तो अभी सारे अपडेट है। और जो भी कंटेंट रहेगा, हमने जैसे आपको बताया था, सारा अपडेटेड रहेगा। जीएस हम हर साल अपडेट करते हैं, बैच को पूरा रिन्यू करते हैं, तो कंटेंट आपको अपडेट मिलेगा। जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे आपको
अलग तरीके से एसएससी में कंपाइल करके हम प्रीवियस के साथ कराते हैं। सेम रेलवेज वालों के लिए जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप रेलवेज का बैच अलग है और एसएससी का अलग है। तो दोनों जिस तैयारी कर रहे हैं आप उसी हिसाब से जाइएगा। सपोज आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो आप एनटीपीसी का बैच लीजिएगा, ना कि आप एसएससी का लेंगे। और अगर आप एसएससी का करें तो रेलवेज मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों में कंटेंट के थोड़े वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि हम दोनों बैचेस के बारे में बताते तो दोनों में सारे आपके जीएस के सब्जेक्ट कवर होंगे, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो भी सारी चीज़ें जीएस की रहती है। और सारी सबसे इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग पसंद भी करते हैं हमारा पढ़ाना, वो है डिटेल्ड, क्योंकि आज के टाइम पे पेपर थोड़ा डायनेमिक आ रहा है तो उस तरीके से देखेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी में लगे होंगे उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, सारा अपडेटेड रहेगा। बाकी आपको इंक्वायरी नंबर दे रखा, अगर आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। हम एसएससी के अलग से बैच लेके चले और रेलवेज के लिए अलग, ठीक है। बाकी लिंक आपको एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, नहीं तो प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं, रिव्यू भी आप देख सकते हैं और डेमो क्लैप क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी तरफ, आगे देखते हैं। अगला कौन सा हमारा इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0। यहाँ पे 3.0 मैंने लिखा नहीं पर आप देख लेना। 3.0 कॉन्फ्रेंस हुआ ये गोवा में। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय लवणदा सम्मेलन। लवण ये एक तरीके से लवण मतलब नमक तरीके का आप कह सकते हो। और कहाँ पर होगा? कोस्टल एरिया में ही होगा, तटीय इलाकों में ही होगा। तो गोवा में ये की गई है कॉन्फ्रेंस, इसको थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट। ये बहुत महत्वपूर्ण रही थी इस बार। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के नैरोबी जो एक जगह पड़ती है, केनिया, वहाँ की एक जगह है नैरोबी। तो नैरोबी में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अफ्रीका की पहली जगह जहाँ पर इसको समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और चीज़ हमें समझनी है इसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कई बार पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नैरोबी में है, केनिया के नैरोबी में। ये अभी हाल ही के कुछ पेपर में आया था। और एक और आता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है यहीं पर, आप कहेंगे जेनेवा में है। वैसे इसको कॉलोनी कहा जाता है, जो जेनेवा में ही पड़ता है, तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था। तो दोनों को इसको साथ कई बार रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बात करें नाटो के बारे में। नाटो की समिट कहाँ पर हुई थी? हैग। हैग कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। ये वही हैग है जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, हैग, नीदरलैंड। तो इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा नाटो में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, सॉरी, तो आपके 32। सबसे नया अभी कंट्री कौन सा बना था? 2024 की बात है, स्वीडन बना था। 2024 में बहुत बार रिपीट हुआ था कि नाटो में कितने सदस्य हो गए। पहले 31 थे, अब 32 हो गए। और आपको पता ही होगा यूक्रेन कितने समय से इसमें ट्राई कर रहा था, पर बीच में रशिया आ गया तो दिक्कतें आ गई। तो नाटो में आपसे पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है स्थापना कब होती है? तो 1949 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ब्रुसेल्स में एक और है यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में ही देखने को मिलेगा, बेल्जियम में, राइट। और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है ये। एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका एक मोटो ये होता है कि हम सभी मिलकर काम करेंगे। और अगर हमारे किसी भी देश पर किसी भी भाई आक्रमण होता है तो सभी मिलकर काम करेंगे इसके ऊपर। तो ये नाटो के बारे में पूरी कहानी थी। नाटो से रिलेटेड एक और चीज़ आ रही थी मेरे दिमाग में, पर अभी हाल ही में निकल गया है पॉइंट। हाँ, ये जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पेपर में क्या आया था, देखिए क्वेश्चन। हम जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। CHSL 2023 के पेपर में पूछा गया कि बताइए नाटो की स्थापना हुई कहाँ पर थी। अब लोगों ने आंख बंद करके सीधे ब्रुसेल्स लगा दिया। भाई हेडक्वार्टर है ना वहाँ पर ब्रुसेल्स में, स्थापना कहाँ पर होगी वो आप याद रखिए, वो है वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ पर पड़ता है? आपके USA में। तो स्थापना इसकी वहाँ पर हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को भी समझना है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ के भाग रहे हैं, राइट। आगे बढ़े। और मेंबर्स कितने? 32 हैं। और हमारे अभी हमने कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी पढ़ी थी, उसमें 56 थे। आगे बात करते हैं। हाल ही में फ्रांस के पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ऐसा हमने बताया था आपको। और देखिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ फोटो भी लगा रखी होगी, ये रहे इनकी फोटो देख लीजिए एक बार। ये मूर्ति को रखा गया है पेरिस में। और किस लिए रखा गया था? क्योंकि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे थे इंडिया का। तो इसलिए इनको, जो हमारे देश के एक तरीके से जिन्होंने संविधान बनाया है, ऐसा तो नहीं कहेंगे एक ही व्यक्ति को पूरा समर्पित कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के काम भी थे। BN राव साहब जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, अगर आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका भी बहुत अहम योगदान रहा था। पर हम इनका नाम नहीं बोल सकते। BR अम्बेडकर का एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। उनमें से सबसे जबरदस्त काम इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिन्होंने संविधान का निर्माण करा था, ठीक है। इसलिए इनको जननी या जनक भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे भारत के।
इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम है नरेश कुमावत जी का नाम। नरेश कुमावत जी ने इस पेंटिंग को बनाया, या आप कह सकते हैं इस प्रतिमा को बनाया। जैसे रामवी सुतार हम कई बार पढ़ते हैं, रामवी सुतार ने जो हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल जी की मूर्ति को बनाया, वो रामवी सुतार थे। नाम क्या था उनका? रामवी सुतार, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। वैसी तरीके से हमारे नरेश जी का नाम भी याद रखिएगा जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, ठीक है। और ये जरूरी आ सकता है कि इनॉग्रेट किन्होंने करा था? विशाल शर्मा जी ने। यह वहाँ के स्थायी प्रतिनिधि है यूनेस्को में भारतीय के तौर पे, तो इनॉग्रेट करने वाला भारतीय होना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी ये चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने इनॉग्रेट करा था। और बड़ी बात क्या है, ये न्यूज़ में भी आ रहा था। वैसे आजकल की मीडिया में ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ आप देखेंगे नहीं, ज़्यादातर वो ऐसी डिबेट चलती रहती है उनकी उल्टी सीधी, पर उसमें पहली बार दिखाया गया था कि नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा था, मतलब वहीं से उन्होंने कुछ बातें बोली थी अम्बेडकर जी के लिए, तो इसलिए कुछ बातें फेमस हो गई थी, तो थोड़ी बहुत दिखाया था न्यूज़ में, तो इसको याद रख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। डीजी साहब भी थे वहाँ पर यूनेस्को के, और उनका नाम क्या है? खालिद एल एनानी साहब। ये कहाँ के हैं? इजिप्ट के हैं। नेशनलिटी अभी हाल ही के बहुत पेपर में आ रही है इसके बारे में कि नेशनलिटी क्या रही थी इनकी, तो इनकी नेशनलिटी इजिप्ट के थे, मतलब मिस्र के थे, जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। खैर आगे बात करते हैं। हमारे 14,300 फीट की एक ऊंचाई की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उसको इनोग्रेट किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पेंगोंग लेक में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, जहाँ पर आपको पता है कि किस तरीके की स्थिति रही थी चाइना के साथ हमारी। वहाँ पे छत्रपति शिवाजी का स्टेचू लगाया गया था, यहाँ फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। और ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी को हमारी आर्मी का जनक माना जाता है। वैसे बोलेंगे कि और भी बहुत सारे रहे थे, नहीं। अगर आप तरीके से देखेंगे ना हमारे भारतीय के तौर पे, तो इन्होंने ही करा था। बाकी तो सारे आक्रमणकारी थे ना जो बाहर से आए थे। हमारे भारतीय तौर पे कौन थे? छत्रपति शिवाजी। इसलिए इनको इनॉग्रेशन के तहत इनकी फोटो लगाई गई है यहाँ पे प्रतिमाएं। 14,300 फीट है, ये जरूरी है हमारे लिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम। अगले हमारे 58 फीट एक और प्रतिमा बनी थी, और प्रतिमा का नाम क्या है? कौन व्यक्ति की है? वो ये है पोटी श्रीरामुलु जी के बारे में। कई बार मैंने आपको बता रखा है इनके बारे में, और अभी हाल ही के एनटीपीसी के पेपर में भी आया था। पोटी श्रीरामुलु जी, इनकी 58 फीट ऊंची अमरावती में एक बनने वाली है स्टैचू, और ये बात चल रही थी, और बड़ी बात है कि अच्छी चीज़ें बनाई गई है। अब ये क्यों है और ये नाम क्या है इनका? पोटी श्रीरामुलु जी का नाम, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको करंट अफेयर एक आता है अलग तरीके से। एक करंट अफेयर पूछने का तरीका अलग हो जाता है। आपसे कुछ घुमा के पूछा जाएगा कि बता इनका संबंध क्या रहता है, और हालांकि आपके हाल ही के पेपर में भी आया था इनसे रिलेटेड। पोटी श्रीरामुलु जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार फजल कमीशन को बनाने के लिए मजबूर कर दिया था, फजल कमीशन को। और ये वो व्यक्ति हैं जिनको महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे ऐसे पोटी श्रीरामुलु जी ऐसे 11 व्यक्ति मिल जाए तो मैं आज़ादी बहुत चंद दिनों में करा दूंगा भारत की। क्यों? क्योंकि उनके विचारों को समझने वाले बहुत रेयर लोग थे। ये महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दिल से उनके विचारों को मानते थे, अहिंसात्मक वाले व्यक्ति थे। 58 फीट ऊंचाई, ये ज़रूर याद रखना है हमको कि 58 फीट ही ऊंचाई क्यों रखी गई है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने, मैं जैसा आपको बता रहा था, फजल अली कमीशन बनाया था। फजल अली कमीशन क्यों बनाया गया था? 1953 की बात है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था एक तरीके से। क्यों? क्योंकि राज्यों को भाषाई आधार पर पहली बार जो बनने का एक किसी ने बोला था, वो यही थे, पोटी श्रीरामुलु जी। इनका मानना था कि आंध्र प्रदेश को एक तरीके से आपको मद्रास से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की कल्चरली लैंग्वेज भी अलग है और उनका रहना तरीका भी अलग है। पर जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाह रहे थे कि ये चीज़ें हों, क्योंकि नया नया आज़ाद हुआ देश, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती तो दिक्कतें भी हो सकती थी, कहीं बीच में ही देश में ही गृह युद्ध हो जाता। पर नेहरू जी नहीं मानते इनकी बात, और ये लगातार अनशन में बैठ जाते, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलते थे ये, और ये लगातार बैठे रहते हैं। 58 दिन निकल जाते हैं पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता वहाँ से गवर्नमेंट का, और 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है पोटी श्रीरामुलु जी की। इसलिए फिर उसके बाद इन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो जाते हैं, और सरकार के खिलाफ जब एजिटेशन होते तो नेहरू जी मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो फजल अली जी को, जो उनके सबसे पसंदीदा जज हुआ करते थे, उनको बोलते हैं कि आपको इसकी नींव रखनी पड़ेगी। और वो फिर एक कमेटी बैठती है, और वो इस तरीके से आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषाई आधार पर एक हमारा राज्य बन जाता है, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और वो किन के बनने पे बोला था? यही पोटी श्रीरामुलु जी की, जो 58 दिन की भूख हड़ताल जिन्होंने करी थी, और इसलिए 58 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते देखिए आपको पढ़ने के कि आपको करना किस तरीके से। राइट, कहाँ पर बन रही है? अमरावती में बन रही है, अभी बनी नहीं है। 90 फीट स्टैचू आपने देखी होगी भगवान हमारे हनुमान जी की, टेक्सास यूएसए में, और ये बहुत ही बड़ी बात थी, और इसी साल की बात है, तो आप इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई है ना, ये इस साल की करंट अफेयर, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी कोई करंट अफेयर करे तो रिवाइज कीजिए कि कुछ उससे संबंधित रही थी कि नहीं रही थी, जिससे आपके दिमाग में आएगा कि हाँ
अंबेडकर जी के बारे में हमने स्टैचू पढ़ी थी, तो आप याद करिए कि उसी साल में कौन कौन सी स्टैचू रही थी। करंट अफेयर काफ़ी लोग कहते हैं कि पढ़ने का तरीका नहीं होता, कैसे पढ़े? पढ़ने का तरीका आपको बनाना पड़ेगा, हर चीज़ को एक तरीके से पढ़िए, आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो दुनिया भर के आएगी आपके सामने, कैसे कर लेंगे आप उसको? है बार बार रिलेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। जैसे आपके सामने छत्रपति शिवाजी जी की आ गई, तो आप याद करिए कि इस बार कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी। हनुमान जी की टेक्सास में रखी है, फिर आपसे बोलेंगे अम्बेडकर जी की कहाँ पर बनी है, आपकी यूनेस्को में बनी है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे पोटी श्रीरामुलु जी की कहाँ पर बनने जा रही है, अमरावती में बनने जा रही है। तो तरीके क्या है, हमको बार बार मैच करने उन चीज़ों के साथ, ठीक है। बड़े इतना ये है बहुत ज़रूरी इस बार की करंट अफेयर में से एक, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी, और इसलिए मैं आपको कह रहा था कि करंट अफेयर पढ़ने के तरीके होने चाहिए कि पढ़े तो वन लाइनर ये ना करें कि आप जैसे वन लाइनर करते हैं। और ये मैं जो आपको मंथली करंट अफेयर दे रहा हूँ, मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ कि आपको करने का तरीका क्या होना चाहिए, कि आप वन लाइनर ना करें, कोशिश करिए कि उसको बहुत अच्छे से एलोबरेट कीजिए। जैसे भी हाल ही में आपने सुना होगा 131वें नंबर का संशोधन हो रहा था, संविधान का बिल आया था, बिल को लेकर बात आ रही थी कि अमित शाह जी ने इस बिल के बारे में बात करी है। मतलब ये एक तरीके से वहाँ पर पता चल जाता ना, बिल आ रहा है तो ये बोल दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें अभी तक कोई टेंशन नहीं थी, 131वें नंबर का चल रहा था ये। डिबेट क्या हुई, जैसे ही पता चलने लगा कि इसमें मेंशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम राज्यसभा लोकसभा में लेकर आएंगे इस बिल को और पास भी करा देंगे जहाँ तक है। और इसमें ये बात की गई थी कि जो हमारा चंडीगढ़ जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको आर्टिकल 240 के अंतर्गत डाल देंगे। अब जैसे ही लोगों को पता चलता, पंजाब के बड़े बड़े लीडर सामने आ जाते, भगवंत मान जैसे लोग, चीफ मिनिस्टर जो है, वो लगातार लड़ाई पे आ जाते हैं कि भाई आप कैसे काम कर रहे हैं, आर्टिकल 240 में कैसे डालें, 240 में क्यों डाल रहे हैं इसको चंडीगढ़ को। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप इतना बस याद करके चले जाएंगे तो काम बनेगा नहीं, हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। जब इतना विवाद हुआ है तो आपके पेपर में आ सकता है कि बताइए आर्टिकल 240 से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ लिया है। और यही तरीका होता है कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए, हमने तो कोई पढ़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि करंट में आपने पढ़ा, उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, तो डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। अब है कहानी क्या, इसको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। आर्टिकल, हालांकि अभी जब ये थोड़ी बात ज़्यादा दबाव आने लग गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अमित शाह जी ने बोला कि हम इस पर बात करने की सोच रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इस पर करेंगे, और अभी तक हमने कोई चीज़ करनी ही नहीं है। तो उन्होंने सीधे नल एंड वॉइड कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कारण इसके समझने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। कैसे? हमें पहले इसके लिए समझने के लिए हमने ये तो समझ लिया कि संविधान 131वां संविधान संशोधन किससे संबंधित आ रहा था, ये हमारे चंडीगढ़ को लेकर आ रहा था कि वो आर्टिकल 240 के अंदर उसको शामिल कर रहे थे। पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 240 है क्या, जो दिक्कत की परेशानी का कारण बन रहा है। तो आर्टिकल 240 में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर आ जाते हैं, जो यूटी जो उसके अंतर्गत आ जाएंगे, उस आर्टिकल के अंतर्गत। कुछ स्पेसिफिक हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं 240 में। और उसमें क्या अधिकार होता है, उसमें राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है कि वो अगर कुछ उसको लग रहा है कि वहाँ पे शांति स्थापित करनी है या वहाँ पर उसको प्रोग्रेस करना है उस स्टेट को, सॉरी यूटी को, तो उसमें हमें अलग अलग लॉ हम बना सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है। अब प्रेसिडेंट कौन होगा, खुद सोचिए आप, अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है। प्रेसिडेंट ज़्यादातर वही होता है जो सत्ता पार्टी का उम्मीदवार के तौर पर आता है, मतलब सत्ता पार्टी की एक तरीके से उनके हिसाब से चलती है। और राष्ट्रपति की पावर हमारे देश में वैसे भी कम है। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से हैंडल करेगी उस पूरे स्टेट को, वो यूटी को। तो यही था कि चंडीगढ़ को इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा है कि आर्टिकल 240 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिख रखा है आर्टिकल 240 ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती है, ये जरूर पूछा जा सकता है आर्टिकल 240 में। तो पहले कौन सा जाएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, नागर हवेली, दादर नागर हवेली और आपका पौंडीचेरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पौंडीचेरी। ये इसको पौंडीचेरी नहीं बोला जाता, ये याद रखना आपको पुदुचेरी कहा जाता है। और ये आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में आया था कि पुदुचेरी इसका नाम कब पड़ा था, तो पड़ा था 2006 में। पहले इसको पौंडीचेरी कहा जाता था क्योंकि पौंडीचेरी आप जानते हैं कि इनकी कंट्रोल में था, फ्रेंच लोगों के कंट्रोल में था, फ्रांस के लोगों में कंट्रोल में बैठा हुआ था। बाद में इन्होंने आज़ादी बहुत रोध होके दी हमको, नहीं तो उस समय हम देश आज़ाद भी हो गया, ये तब भी आराम से बैठे हुए थे वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना के। इसलिए अब कभी आप पौंडीचेरी में जाएगा तो आपको ज़्यादातर चर्च देखने को मिलेंगे, आपको हिंदू कल्चर बहुत रेयर देखने को मिलेगा क्योंकि उन्होंने इस तरीके से स्टैब्लिश कर लिया था अपना। खैर वो अलग बात है। तो हमने बात करी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव और आपका पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये सारे जो भी है यूटीज इसके अंतर्गत आते हैं। दिल्ली नहीं आता, हम कई बार गलती कर जाते हैं, दिल्ली आएगा तो दिल्ली नहीं आता इसमें। दिल्ली के लिए अलग सा आर्टिकल है। वो कौन सा आर्टिकल है आपका,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 239 AA, AA नहीं सॉरी AAA है, ठीक है, एक बार देख लेना, वैसे AAA है। ये आर्टिकल के अंतर्गत दिल्ली को एक एनसीटी के तहत बताया गया, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, वो आर्टिकल ये है। कई बार पेपर में वो भी आता है, खैर हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें ये कुछ आर्टिकल ड्यूटीज़ हैं जिसके अंतर्गत हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे और उनको रेगुलेट करेंगे कि भाई आपको क्या काम करना है, कोई नया लॉ बनाना है तो बना सकते हैं। कहने का मतलब एक पूरी पावर किसके हाथ में आ गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई। एक व्यक्ति को बैठाया, अपॉइंटमेंट कराया उसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रख दिया, और उसी का नाम आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं, वो सारे काम करेगा उसमें। तो वो इस स्थिति में अगर चंडीगढ़ फंस गया, इस आर्टिकल के अंदर आ गया, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। अब ये समझना पड़ेगा दिक्कत क्यों हो रही है पंजाब की गवर्नमेंट को, परेशानी का कारण क्या है। ये हमने सारी चीज़ें समझा दी आपको ना। दिक्कत ये हो रही है पंजाब की गवर्नमेंट को क्योंकि पंजाब का जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ रियल में एक टाइम पे पंजाब का अधिकार में आता था, या पंजाब हमेशा से मानता है कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, पढ़ा भी होगा आपने कि यूटीज तो है, साथ साथ ये कैपिटल भी है 2 स्टेट की, एक तो हरियाणा की और एक पंजाब की। और पंजाब लगातार एक बात करता हुआ है कि भाई हमारी जगह तो हमको दे दो, हमारा ये कैपिटल बना दीजिए। आपने कैपिटल क्यों नहीं बना रखी हमारी, सॉरी कैपिटल हमारी बना रखी पर हरियाणा के साथ में क्यों बना रखी है, हरियाणा को अलग कर दो। और एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपका यूटी बन रखा है, ये कौन, चंडीगढ़ के पास एक स्पेशल अधिकार है। इसको जो गवर्न करता है या इसको एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करता है वो करता है पंजाब का गवर्नर। कौन करता है, पंजाब का गवर्नर इसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, मतलब प्रशासन का काम करता है। आप खुद सोचिए, अगर हमारी जो शासन व्यवस्था बन रखी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, अगर वो चंडीगढ़ को इस 240 के आर्टिकल के अंतर्गत डाल देती, तो पंजाब के पास जो पावर है, जो पंजाब के गवर्नर के पास पावर है चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर या उसको प्रशासनिक तौर पे संभालने की, उसके हाथ से तो पावर चली गई थी। कहने का मतलब उल्टा तरीके से समझिए कि पंजाब के हाथ से पावर निकल गई चंडीगढ़ की, और वो चंडीगढ़ को अपना हिस्सा शुरू से मानते आए हैं। वो मानते ही नहीं कि वो हरियाणा का हिस्सा, और रियल बात भी है, क्योंकि मैं अभी आपकी हिस्ट्री बता दूंगा तो आप वो भी समझ लेना कि दिक्कत क्या है इनके बीच में लड़ाई का। इस तरीके से ये हमें समझ में आ गया कि चंडीगढ़ किसका हिस्सा हो जाता है, पंजाब का हो जाता है, और पंजाब के गवर्नर इसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं इसका। पर जैसी बात आने लगी तो परेशान हो गए भगवंत मान जैसे बहुत सारे लोग कि पंजाब का हिस्सा कभी लोगों ने बोला और ये आप इसको एक तरीके से अलग बना रहे। तो फिर मोदी अमित शाह जी ने कहा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप गलत इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। और एक और चीज़ हमारे, मैं थोड़ा सा अच्छा बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में आया था। क्वेश्चन आया था कि बताइए आर्टिकल 240 के अंतर्गत ऐसा कौन सा यूटी है जिसके अंदर थोड़ी सी अलग उसका स्टेटस है, वो है पौंडीचेरी का या पुदुचेरी का। क्या इसके पास अलग सी पावर, ये इकलौता इन सारे यूटीज में ऐसा है जिसके पास खुद का गवर्नर है या खुद की विधानसभा है। हम जानते हैं यूटीज में कोई विधानसभा नहीं होती। एक एक्सेप्शन केस की बात करेंगे, दिल्ली हो गया, और एक आपका पौंडीचेरी हो गया, और आज के टाइम पे आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं। तो इसके पास इकलौता है एक विधानसभा है इस पूरे उसमें, बाकी में किसी विधानसभा नहीं। निकोबार, अंडमान निकोबार में, दमन दीव में देखेंगे कहीं विधानसभा नहीं इसके पास है। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट तब यहाँ पर रूल कर सकते हैं जब यहाँ पर विधानसभा भंग हो जाए, नहीं तो यहाँ के स्पेशल गवर्नर अपने हिसाब से काम करते हैं। पर अगर विधानसभा एक तरीके से भंग हो गई तब किसका कंट्रोल आ जाएगा, राष्ट्रपति का आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जिसमें इस आर्टिकल के अंतर्गत वो है भी पर वो होकर भी नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पर गवर्नर का काम हो रहा है, क्योंकि विधानसभा संभाल रही पूरी चीज़ों को, ठीक है। ये हमने आपको पूरी कहानी समझा दी। ये महत्वपूर्ण था, आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मेरे को लगा कि एक भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए आपके साथ, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, नल एंड वॉइड कर दिया अमित शाह जी ने, हालांकि हो सकता है कि हो जाए। आप खुद सोचिए कि पंजाब इतना क्यों कर रहा है, पंजाब इतनी दिक्कतें क्यों ले रहा है कि भाई हमारे पंजाब से, हमारे इससे चंडीगढ़ को अलग मत करो। इसकी कहानी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हिस्ट्री आपसे पेपर में आ सकती है। जैसे कि पंजाब आप सभी जानते हैं, पंजाब एक तो हमारे पास है और एक पंजाब पाकिस्तान के पास है, जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है, वहाँ पे कल्चर भी भारत के कल्चर के जैसा है। एक टाइम पे जब आज़ाद था हमारा देश और पूरी तरीके से कोई विभाजन नहीं हुआ था, तो पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। पर जैसे लाहौर पार्टीशन हुआ तो लाहौर चले गए उनके पास। अब लाहौर चले गया तो हमारे नेहरू जी ने क्या करा कि पंजाब के लोगों ने लगातार डिमांड करी कि हमारी कोई कैपिटल बनाइए, राजधानी बनाइए। वो कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम राजधानी कौन सी बना देते हैं, टेम्परेरी शिमला। क्या बना देते हैं, शिमला बना देते हैं। शिमला बन गई। और ये बहुत बार पेपर में आ रखा है कि पंजाब की पहली राजधानी क्या होती थी, शिमला होती थी, टेम्परेरी थी अस्थायी तौर पे। नेहरू जी ने कहा कि कुछ दिन वेट करिए, हम एक
सोच के एक अच्छा सा जगह बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर उसको राजधानी बनाएंगे, आपके लिए स्पेशल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे पंजाब के लिए, क्योंकि उनकी राजधानी चली गई थी। अभी तक हरियाणा बना नहीं है, अभी तक एक तरीके से पंजाब ही जिसके अंदर हरियाणा भी है। अब अच्छी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, पर इन्होंने शिमला को हटा दिया कि चलिए अब हटाइए, चंडीगढ़ बना लेते हैं। अब चंडीगढ़ बन गया। ध्यान रखना है चंडीगढ़ को कैसे बनाया गया था, पंजाब के कुछ गाँव को काटा गया था, उसी गाँव को 22 गाँव आते थे उसके अंतर्गत, उन गाँव को काटा गया, उसको बहुत अच्छे से एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रीडेकोरेट करा, अच्छे से बनाया। इसलिए हमने आपको बताया था कि चंडीगढ़ को स्पेशल डिजाइन बनाया गया था नेहरू जी के कहने पे कि इसको एक ऐसा जगह बनाइए कि पंजाब में एक हम उसकी कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, और वही कौन सी जगह बन जाती है, चंडीगढ़, जिसका डिजाइन बनाया था ली कार्बूजियर ने, जो फ्रांस के व्यक्ति थे। इसलिए आपको कई बार पूछा था ब्यूटी सिटी किसको कहा जाता है, तो नेहरू जी ने ही कहा था चंडीगढ़ को कि सिटी ऑफ ब्यूटी है ये। एक और इसका नाम बोला जाता है ग्रीन सिटी, क्योंकि यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे आपको, कभी जाइएगा चंडीगढ़ आपको दिखेगा। तो इस तरीके से जब ये चंडीगढ़ उनके आ गया तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के पास गए कि देखिए आपने बोला था 1953 की बात है, चंडीगढ़ बनकर तैयार हो गया। अब अभी तक नेहरू जी है ना। अब इसी बीच में क्या होने लग जाता है, 1 नवंबर की डेट आ जाती है, 1 नवंबर 1966, और ये आपके अभी करंट अफेयर का पार्ट भी है। 1 नवंबर 1966 को सभी लोग जो जानते होंगे, हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे, 1 नवंबर को हम हरियाणा फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेज में 1 नवंबर 1966 को, क्योंकि हरियाणा बन गया था पंजाब से कटकर। अब हरियाणा वालों की टेंशन आ गई थी कि हमारे लिए भी राजधानी बना दो, आप राजधानी बनाई हमारे लिए, हरियाणा वालों ने बोला। अब कहानी क्या फंस गई, उन्होंने बोला कि अब क्या करें, टेंशन वाली बात है, हम तो बना रहे थे चंडीगढ़ इनके लिए, क्योंकि चंडीगढ़ बन गया था 1953 में, और पंजाब को शुरुआत से दिमाग में था कि हमारे 22 गाँव को काटा गया है, तो इस तरीके से तो हमारा पार्ट होना चाहिए, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं था। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने वहाँ पर ठंडे बस्ते वाली कहानी, उन्होंने बोला कि हम कुछ समय रुक जाइए, हम अलग से चंडीगढ़ को ही आपकी राजधानी बना देंगे। तो ये बातों को लेकर वो चुपचाप बैठे रहे कि चलिए होता रहेगा कभी ना कभी। अब आप सोचिए, एक इनका हिस्सा ही था वो पंजाब वालों का, उन्हीं के जगहों पे एक तरीके से चंडीगढ़ बनाया गया। अब वो आज के टाइम पर अगर उनके हाथ से निकल जाएगा तो उनको तो टेंशन होगी। ऊपर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि हम चंडीगढ़ को राजधानी बनाएंगे और हरियाणा के लिए अलग से राजधानी हम सोच के बना लेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़, हरियाणा की भी और पंजाब की भी। तो ये लड़ाई का विवाद का कारण यहाँ से बन रहा था। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई भी पॉइंट गलत नहीं हुआ होगा। जितना भी आ सकता था डिटेल में उतना मैंने बता दिया, और करंट अफेयर करने का तरीका यही होता है। ठीक है, इतना देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। आर्टिकल देख लेना, दिल्ली वाला कौन सा आर्टिकल 239AA होना चाहिए, AA तो नहीं होगा, पर फिर भी चेक कर लेना, थोड़ा पढ़े, बहुत लंबे समय हो गया मेरे को देखे हुए, फिर भी आप देख लेना। खैर आगे बात करते हैं। अगला कौन सा है, मंगशीर बगवाल फेस्टिवल। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, उत्तराखंड में मनाया जाता है, हम ही खुद उत्तराखंड के तो हमने सुन रखा है, और आपको मैंने बताया था करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो खासकर एसएससी के जैसे एग्जाम्स में फेस्टिवल कई बार आसपास के ही आ जाते हैं पेपर के, जो हमने पढ़े नहीं होते। हम बड़े बड़े फेस्टिवल याद करके चले जाते हैं, तो छोटे बड़े फेस्टिवल भी याद रखिए, ये फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। और ये जो वहाँ पर, अगर मैं आपको एक जनरल परसेप्शन बताऊँ, एक माधवराव हुआ करते थे, उनका नाम था माधवराव भंडारी। ये माना जाता था कि वो लद्दाख से लड़ाई करने गए थे वहाँ से, और उनसे जीत कर फिर वो जब आए तो उनका आगमन दिवाली के 1 महीने बाद वो आए थे, मतलब लड़ाई करके, और बहुत बड़ा अच्छे से उन्होंने विजय प्राप्त करी थी लद्दाख पे। एक तरीके से अलग देश हुआ करता था, ऐसा समझ लीजिए आप। तो जब वो आते हैं उत्तराखंड में वापस, तो उनका बहुत ज़्यादा जोर शोर से उनका सम्मान किया जाता है। तो उस चीज़ को आज भी उस तरीके से फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। तो ये गढ़वाल में आप बोल सकते हैं, या उत्तराखंड में इसको मनाया जाता है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी है, उत्तराखंड बोला आपने, अगर उत्तराखंड के भी नहीं होंगे तो आपने कई बार पहले भी सुना होगा, इसको उत्तरांचल कहा जाता था एक टाइम पे। मैं खुद कभी था, जब मैं तो बहुत छोटा था, बाद में पहले हमने सुना था कई बार उत्तरांचल, पर हम उत्तराखंड बोलते हैं आज के टाइम पे। इसका नाम कब बदला गया था, तो नाम बदला गया था 2007 में। ठीक है, 2007 में इसको आज उत्तराखंड कहा जाता है। पहले 2007 से पहले 2000 में इसको क्या कहा जाता था, उत्तरांचल। और ये कब बना था, आपका फॉर्मेशन कब हुआ था उत्तराखंड का, यूपी से अलग होके 2000 में, वर्ष 2000 में ये अलग होके बन गया था। ठीक है, नवंबर में ही बना था। अभी मैं इसके फाउंडेशन डे के रूप में ही बताऊंगा आपको कि स्थापना इसकी नवंबर में हुई थी। खैर, तो इस तरीके से हमारा हो गया उत्तराखंड। आगे चले हम। सूरजकुंड मेला भी हाल ही में हुआ था, बहुत ही बड़ा जबरदस्त इसका संस्करण देखने को मिला था, 30वें नंबर का था ये। सूरजकुंड मेला ऐसे बहुत रेयर पूरे विश्व में मेले देखने को मिलेंगे जितना ये है। सबसे ज़्यादा शिल्प कला के मामले में बोलेंगे तो सबसे बड़ा माना जाता है ये सूरजकुंड मेला। कहाँ पर होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। कभी होगा समय तो आप जरूर जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ पे। और
तीसरा संस्करण था। इसमें दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है करंट अफेयर के लिए। क्या? पहली बात, इसकी थीम स्टेट कौन से थे, तो इस बार थे ओडिशा और मध्य प्रदेश। आपसे अगला पॉइंट आएगा कि थीम कंट्री कौन सी थी, तो वो थी आपकी बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सारी कंट्रीज आ जाती है, ठीक है। तो बिम्स्टेक इसकी थीम कंट्री थी, थीम स्टेट बोला जाएगा, तो हमने बात कर लिया आपके लिए, वो है आपका एमपी और उड़ीसा, ठीक है। हाँ, लिखा दो यहाँ पर। और तीसरे नंबर का संस्करण था, फरीदाबाद में होता है। अगला आपका लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल में कौन है? मोनापा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। वैसे तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि तिब्बतियन तरीके से अगर बोलेंगे तो न्यू कैलेंडर के तौर पे मनाया जाता है, इसको न्यू ईयर के तौर पे, ठीक है। और तिब्बती तौर पे भी आप कह सकते हैं कि आप बौद्ध तरीके से भी इसको मनाया जाता है, जोड़ा जाता है बौद्ध धर्म से, तो ये भी है। और इसलिए आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक बौद्धिस्ट कल्चर है हमारा, एक तो नेपाल में देखने को मिलता है बुद्धिज्म, अगर आप देखेंगे भूटान में भी देखने को मिलता है, तो ये वहाँ पर भी मनाया जाता है, एक तो तिब्बत में, एक भूटान में और एक नेपाल में, अगर देश आता है तो। तीसरा जो है हमारे देश में मनाया जाता है। हमारे देश में कहाँ पर मनाया जाता है? ये दो जगह, एक है आपका लद्दाख, जो तिब्बत से सटा हुआ है आपका लद्दाख, दूसरा होता है अरुणाचल प्रदेश। जैसे हम लोसर फेस्टिवल को पढ़ते हैं ना, लोसर फेस्टिवल दिमाग में आते ही हम सीधे लद्दाख लगा देते हैं। अभी देखिए एग्जाम में एसएससी वाले ने कितना दिमाग चलाया, उसने लद्दाख दिया ही नहीं ऑप्शन में, उसने सीधे डाल दिया था अरुणाचल प्रदेश। अब लोग लद्दाख रट के मार गए थे, छोड़ दिया उन्होंने, समझे ही नहीं क्या है। मैंने आपको कई बार बताया था, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ आबादी है जो बुद्धिज्म कल्चर से आती है, बुद्धिज्म से। इसलिए आप देखेंगे चाइना आज भी अपने तरीके से उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, अरुणाचल प्रदेश को गांव तक बना रहा है अपना वहाँ पर, समझ रहे हैं ना आप स्थिति। और एक और ज़रूरी है, इन केस लद्दाख भी नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं आ रहा, तो आप हिमाचल प्रदेश को भी लगा सकते हैं, अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं है तो, दोनों नहीं है सॉरी, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी कहाँ पर है लोसर मनाने वाली? लद्दाख में भारत के। दूसरे नंबर पे आती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर कुछ बुद्धिज्म लोग रहते हैं। इसके अलावा आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता है हमारे दलाई लामा, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, वो यहाँ पर है, रहते धर्मशाला में। तो जो वहाँ पर रह रहे हैं तो उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। अब बुद्धिज्म से उसका संबंध होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो भी अपना कुछ कल्चर वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी लोसर फेस्टिवल थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में दोनों होते ही नहीं है, तो आप हिमाचल प्रदेश को भी राइट आंसर लगा सकते हैं। इतना डिटेल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बढ़े आगे। अगला है हमारा फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में, भी हाल ही में मनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो। बड़ी हैरानी वाली बात है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो जो बर्ड है ना हमारा, स्टेट बर्ड कौन सी जगह का है? ये गुजरात का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। फ्लेमिंगो कौन सा होता है पक्षी? ये होता है, देखिए। और एक आपने भी हाल ही में सुना भी होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया था। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ये हॉर्नबिल ही है, पक्षी है ये। अच्छा, ये फ्लेमिंगो क्या है? एक तरीके से आपके पुलिकट एक लेप पड़ता है वहीं पर, ये एक तरीके से माइग्रेट बर्ड है, ये माइग्रेट करके आता है स्पेशल एक टाइम पे। इनका कोई स्पेशल टाइम होता है, ये उसी टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये जो है आपका फ्लेमिंगो, ये आपके, मैं नाम अच्छा खासा बोला, एक तो पुलिकट लेक के पास आता है और एक और आता है एक बर्ड सेंचुरी, ये बहुत फेमस है, एन से आती है वो, वहीं पर है, ये देखने को मिलता है। तो ये कुछ समय तक वहाँ पर रहता है, तो इसलिए इसको एक अच्छा मानते हैं वहाँ के लोग। बहुत अच्छा नाम था, भूल रहा हूँ मैं उस बर्ड सेंचुरी का, पेपर में कई बार भी आता है वो। तो वहीं पर ये देखने को मिलता है हमारा फ्लेमिंगो, ठीक है। और ये कहाँ का है? गुजरात का स्टेट बर्ड है। इसी तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल है, आप जानते हैं दो जगह में होता है, नागालैंड में होता है ये, और एक होता है अरुणाचल प्रदेश में। वही मैं सेम कहानी बता रहा था, नागालैंड में इसका ओरिजिनेट हुआ था, इस फेस्टिवल का ओरिजिनेट मतलब शुरुआत हुई थी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बहुत हद तक सिमिलरिटी है कल्चरल तरीके से, आप देखेंगे। इसलिए वो उठकर थोड़ा सा वहाँ के लोग वहाँ पर आए, अरुणाचल प्रदेश में भी इन्होंने हॉर्नबिल फेस्टिवल को प्रचार प्रसार कर दिया। इसलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और ज़्यादातर हमारे एग्जाम में आजकल हो रहा है कि वो नागालैंड को हटा देते हैं ऑप्शन से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी आप लगा सकते हैं, राइट। अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा दूँ, देखिए हम ये समझ रहे हैं कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो जाहिर बात होनी चाहिए कि नागालैंड का ये स्टेट बर्ड होगा, तो बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। ये नागालैंड का स्टेट बर्ड है ही नहीं है, इसलिए हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। ये स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। और दूसरी बात, ये कहाँ का है? केरला का। और ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, इसका आंध्र प्रदेश से कोई लेने देना नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये माइग्रेट करके आ रहा है, वहाँ पर माइग्रेट बर्ड है ये,
उसी तरीके से जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ का स्टेट बर्ड माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसको ऑस्पिशियस माना जाता है। इसी तरीके से केरला में भी इसको एक स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा माइग्रेटिक बर्ड है, पर वो अब दुर्भाग्यवश रहा है कि वो समाप्ति की कगार पे एकदम खत्म होने पर है, जिसका नाम है अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन ये भी आपके नागालैंड में ही पाया जाता है और इसको कहते हैं फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। किसको? नागालैंड को, क्योंकि आप जानते हैं नागालैंड एकदम कोने में पड़ता है हमारा। तो ये क्या करता है, साइबेरिया वाले इलाके से भी आता है। अब तो कह रहे हैं कि एकदम खत्म होने पर है, क्योंकि इस पे लोगों ने काम नहीं करे। जो रेड डाटा बुक आती है उस लिस्ट में इसको शामिल किया गया था और ऑलमोस्ट खत्म पर है ये अमूर फाल्कन। मैंने फोटो नहीं लगाई, आप देखिएगा, बहुत सुंदर पक्षी है ये, और ये माइग्रेट करके आता है ये। और पता नहीं ऐसे क्या हुआ है कि एक तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। मैं पढ़ रहा था एक दिन इसके बारे में डिटेल में, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने, नागालैंड के लोगों ने काम भी करा इसके लिए, पर बचाने में एकदम ऑलमोस्ट खत्म पे जा रहा है ये। अब हो जाए चमत्कार तो अलग बात है। तो अमूर फाल्कन आता है नागालैंड में। अब उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, क्लाइमेट का हो गया या टेक्नोलॉजी जो हमने रेडिएशन वगैरह फैला दी है, ये जो हमारी तरंगे वगैरह उससे हो जाती है उसको दिक्कत, तो वो आ नहीं पा रहा है। तो अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसको नागालैंड को कहा जाता था, जो इसकी छवि खत्म होती जा रही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो हमें उसको रिलेट करके चलना चाहिए। बढ़े आगे, अगला है हमारा चंद्रयान मिशन 5 के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान मिशन 5 लिखा है, चंद्रयान मिशन 5 इसका दूसरा नाम भी है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको ना, हाँ, इसको ल्यूपेक्स कहा जाता है। ल्यूपेक्स का मतलब क्या है? ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, इसके फुल फॉर्म है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इस मिशन का दूसरा नाम है। अगर आपसे पेपर में आएगा चंद्रयान मिशन 5 का दूसरा नाम क्या, तो ल्यूपेक्स इसका नाम रखा गया था। अब देखिए कहानी क्या है। अभी हाल ही में आपको पता होगा मोदी जी और ये जब मिले थे तो उन्होंने बात करी थी कि हम स्पेस प्रोग्राम में, क्योंकि प्रभावित हुए जापानीज, और जापानीज अगर आप कल्चर जानते हैं तो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं और वो प्रोग्रेसिव होते हैं, किसी को भी देखते हैं ना उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने देखा नासा लगातार अच्छे मिशन कर रहा है। चंद्रयान मिशन 3 आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि वैसे प्राप्त कर ली इसरो ने हमारे। तो जाक्सा ने बोला, जो वहाँ की जापान की स्पेस एजेंसी है, कि हम मिलकर काम करते हैं चंद्रयान मिशन 5 के लिए। और जो साउथ पोल है हमारा, जहाँ पर हम पहुंचे थे, साउथ पोल वाली जगह पे इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, चंद्रयान मिशन 5 को। और कहा जा रहा है कि अभी 2-3 साल में चीज़ें देखने को मिलेगी और उस जगह में भेजा जाएगा हमारा एक ये मिशन जाएगा। उसमें पानी की खोज है उसको देखा जाएगा, पानी के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। अगर आपके पेपर में आता है कि ये मिशन किसको लेकर है तो उसी चीज़ को लेकर है, ये पानी को लेकर, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके ऊपर बात लगातार चल रही है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक तो इसरो काम करेगा, जाक्सा करेगा, ये दोनों काम करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है उसको रखना है हमें। पहली बात, रॉकेट को कौन लॉन्च करेगा? जाक्सा करेगा या जापान की स्पेस एजेंसी करेगी, जो यहाँ से रॉकेट को, ये जो हमको मिशन के थ्रू हमारा जो रॉकेट होगा वो जाक्सा का होगा और उसका नाम क्या होगा? S324L। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों? क्योंकि देखिए अभी जापान का प्रतिनिधि मंडल आया था, अभी तक तो इन्होंने बातचीत कर ली थी ऊपर से। अब जो स्पेस एजेंसी होती है मिलकर दोनों अपने तरीके से इंडिविजुअली काम करती है, तो उन्होंने बात कही जाक्सा और इसरो ने, तो उन्होंने एक पूरी प्लानिंग कर ली है जिस हिसाब से इनका रॉकेट पहले यहाँ से जाएगा। अब देखिए दोनों मिलकर काम करें तो जाहिर सी बात है इसरो कुछ ना कुछ अपना काम करेगा। इसरो अपना लैंडर भेजेगा और जो MHI है जो यहीं की जापान की है वो क्या भेजेगी? रोवर भेजेगी। रोवर और लैंडर को आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, साइंस एंड टेक का है, करंट अफेयर्स के लिए हमने बताया आपको। रोवर होता है एक तरीके से, जैसे लैंडर हुआ, वहाँ पर गए, उसने लैंड करना है। लैंड करने का काम होता है जब वो स्पेस से नीचे आता है, वो अपनी सरफेस पे पैर रखेगा तो एक तरीके से कह सकते स्ट्रक्चर है जो उसको लैंड कराने में मदद कराता है। और जब उस लैंडर पे वो लैंड कर जाएगा लैंडर के थ्रू, फिर उसके अंदर से एक गाड़ी निकलती है, गाड़ी टाइप का होता है ना, एक छोटी सी, आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में। फिर वो निकलेगा और वो रोवर एक तरीके का आप समझ लीजिए व्हीकल है, गाड़ी है। वो जाएगा, पूरा एक्सप्लोर करेगा सतह पर जाके क्या चीज़ उनको पर्पज से भेजा गया है, उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और फिर वो सारी एक्सप्लोर करके फिर वापस आ जाएगा जो हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पूछा जा सकता है कि रोवर किसका हो जाएगा, लैंडर किसका होगा, तो ये हमने आपको मेंशन कर दिया। आगे इसके ऊपर और अपडेट आएगा तो और हम देखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा साइंस एंड टेक का था। इसके बाद अगला हमारा कौन सा है? पाकिस्तान को लेकर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त संशोधन रहा था। अगर आपने अभी हाल ही में सुना होगा 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पाकिस्तान का। और कहानी ये भी रही थी कि भारत के लिए थोड़ा सा सिरदर्दी वाला काम है इसने जो काम करा ये। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ ही था और आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाला काम हो गया ये,
जिसके लिए हमारे लिए भी थोड़ा सिरदर्दी वाला है, इतना तो नहीं है पर हाँ थोड़ा बहुत है। समझते क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सबसे पहली बात आपके पेपर में स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो आप याद रखिएगा इसका दो चीज़ों से संबंध रहा है। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने या संशोधन ने पहली चीज़ क्या करी है, पाकिस्तान को क्या दे दिया है, पाकिस्तान में जो आर्मी का चीफ है, ये आर्मी है, उसको सुप्रीम पावर दे दी है इस एक्ट में। और ये तो हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे काम हो रहा है, आर्मी हमेशा से वहाँ पे चला रही है वो तो, पर इन्होंने इस संशोधन के तहत पूरा दिखा दिया कि हमने एक सुप्रीम पावर आर्मी को बना दिया है। ठीक है, दूसरी बात जो बची कुची पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट की पावर को इन्होंने नल एंड वॉइड ही कर दिया एक तरीके से। तो आपके पेपर में स्टेटमेंट वाइज आएगा क्वेश्चन, तो पहले हमें ऊपर से याद रखना आर्मी को पावर दे दी है, दूसरा इन्होंने कम कर दिया किसकी पावर को, सुप्रीम कोर्ट की पावर को खत्म कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट है पर वो नामात्र रह गया वहाँ पर, और इसलिए वहाँ के लोगों ने जो डेमोक्रेसी वहाँ पे करते हैं उन्होंने इसका विरोध करा कि भाई एक तरीके से फिर बचा ही क्या इस देश में। हमें दो चार चीज़ों को पॉइंट पे रखना है और अपने दिमाग को खुल के रखना है कि क्या चीज़ हम चाह रहे हैं। पहली बात, ये पास भी कर दिया गया वहाँ से, भी एक तरीके से बिल आया था, बिल पे पास कर दिया गया। और वहाँ के आसिफ अली जरदारी साहब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी तो वहाँ पे साइन करते हैं, तो आसिफ अली जरदारी पेपर में आ सकता है क्योंकि उन्होंने ही फाइनल करा था, क्योंकि नामात्र काम होता है प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने क्लियर कर दिया जब वहाँ से पूरा पास होकर निकल गया ये। तो आसिफ अली जरदारी को बहुत लोगों ने गलत बोला कि ये कैसे कर दिया इन्होंने, ये तो खुद भी अपना सेंस लगा सकते थे, पर उनके पास तो नामात्र पावर थी। खैर, अब इसमें क्या होता है, एक नाम है आसिम मुनीर, ये आपने फोटो भी देख रखी होगी और हमारे न्यूज़ में तो आपने देखा ही होगा इस व्यक्ति को। ये वहाँ के आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ तो थे, अब ये क्या बन गए वहाँ कर, यहाँ पे लिख ही लेते फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं क्योंकि हमारे लिए एक एक चीज़ जानना जरूरी। फील्ड मार्शल है, बन गए ये पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान बना है उसके दूसरे फील्ड मार्शल बने अभी तक। पहले फील्ड मार्शल का नाम था जनरल अयूब खान, जो एक टाइम पे प्रेसिडेंट वो प्रधानमंत्री के टाइम पे ही बैठ गए थे वो, पहले थे फील्ड मार्शल वो, और दूसरा ये फील्ड मार्शल बहुत बड़ा पद होता है जिसमें आप कह सकते हैं इसमें 5 स्टार होते हैं। ठीक है, 5 स्टार एक तरीके का रैंक का, ग्रेड का ये अधिकारी होता है। अब इन्होंने इसी में कुछ अमेंडमेंट करे, उसको समझना हमारे जरूरी है। पहली बात इन्होंने क्या करा है, इन्होंने क्या बोला है, जो यहाँ पे लिख देते हैं, लिखा है स्टैब्लिश न्यू पावर टू मिलिट्री रिशेप द जुडिशरी चेंजेस इंक्लूड क्रिएटिंग द न्यू पोजीशन, जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। जैसे हमारे में था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो क्या होते थे, हमारे जो जनरल विपिन रावत जी थे वो थे हमारे तीनों सेनाओं के, नेवी, एयरफोर्स और आपका जो आर्मी है, उन तीनों के एक चीफ होते थे, क्योंकि ज़रूरी था चीफ ऑफ डिफेंस को बनाने का कि जब कभी वॉर की स्थिति आ जाए कि हमारे को तो डबल फ्रंट में लड़ाई करनी है, एक चाइना के साथ एक पाकिस्तान के साथ कभी हो जाए ऐसे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए तीनों सेना को स्टैब्लिश करने के लिए एक उनका सबसे बड़ा होना चाहिए, और आर्मी से चुन के गए थे हमारे कौन, जनरल विपिन रावत। उसी तरीके से उन्होंने उसी तर्ज पे एक और बना है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आसिम मुनीर को बना दिया गया है। अब ये बन गए हैं तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो चीज़ मैं बता रहा था आपको, इसमें नया पद कौन सा बना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गया, CDF। ठीक है, तीनों जगहों को ये हैंडल करेगा, मतलब कि आर्मी को भी, नेवी को भी, और वैसे हमने जो बताया था आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ये हैंडल करेगा। ये कौन बनेगा, आर्मी चीफ बनेगा। इसका मतलब कौन हो गया, CDF कौन बन जाएगा, जो इनका आर्मी चीफ है, आसिम मुनीर बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमारी। इसने एक और पद को बनाया, देखिए इसका नाम है, यहाँ पे लिखा होगा हमने, ये रहा NSC, जिसको कहते हैं कमांडर ऑफ नेशन स्ट्रेटेजिक कमांड, जिसको न्यूक्लियर कह सकते हैं, या बहुत सारे संसाधन हैं जो पाकिस्तान की सरकार के अंतर्गत, उस पर पूरा कंट्रोल किसका आ जाएगा, NSC का हो जाएगा। अभी जो है ना आपका कमांडर, इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसको करेगा प्रधानमंत्री। पर प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश में करेगा, वो करेगा आर्मी चीफ की। आप सारी पावर को समझिएगा कहाँ गानी जा रही है। पहली बार जो इन्होंने नया पद बनाया है, जो चीफ ऑफ डिफेंस हमारे तरीके का होता था, इनमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया। ये कौन बनेगा, आसिम मुनीर बनेगा, जो 5 स्टार है, फील्ड मार्शल बन गया। उसने बोला कि देखिए एक पद तो ये बन रहा है, दूसरा पद क्या बनेगा, NSC वाला बनेगा, जिसको कहेंगे कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कंपनी, कमांड। इसका क्या काम होगा, न्यूक्लियर पावर को जो होगी वहाँ की सारी प्रोग्राम को देखेगा, जो वहाँ की सामरिक चीज़ें होती है उस पर भी इसका कंट्रोल रहेगा। और इसको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास होगा, प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री किसकी सिफारिश पे करेगा, ये करेगा आर्मी चीफ की। आपको समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से आर्मी ही तो कंट्रोल कर रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे हर जगह जो भी जा रहा है इनकी, पाकिस्तान में कोई भी जो बातचीत हो रही है इसमें आसिम मुनीर जा रहा है इनकी तरफ से, और कोई थोड़ी जा रहा है। ये क्योंकि एक तरीके से दिखने लग गया कि आर्मी इनके ऊपर पूरी तरीके से सुदृढ़ हो गई है। हमारे लिए टेंशन वाली बात क्या मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो थी न्यूक्लियर।
अगर न्यूक्लियर में इनकी आर्मी का कंट्रोल आ गया है और आर्मी को पता है आपको यहाँ की आर्मी एक तरीके से टेररिस्ट तरीके से समझ लीजिए, तो कभी ऐसा दिक्कतें ना आ जाए कि इनके टेररिस्ट के पास ही न्यूक्लियर प्रोग्राम की चीज़ें आ जाए और कल वो भारत के लिए टेंशन वाली बात हो जाए, क्योंकि एक जिम्मेदार स्टेट को ही हम देख सकते हैं, जिम्मेदार स्टेट है ही नहीं है पाकिस्तान। तो एक थोड़ी सी टेंशन वाली कहानी है। अगर आपने कभी डिबेट वगैरह सुनी होगी, बड़े बड़े जो आर्मी के हैं उन्होंने इस चीज़ पे बात करी थी। खैर, इसके बाद अगला कौन सा हमारा 5 स्टार रैंकिंग दी गई है ऑफिसर के तौर पे, मतलब 5 स्टार रैंकिंग उसी की होती है जो फील्ड मार्शल होता है। अब इसमें देखिए क्या है, इसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये चाहे कैसे भी काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जो इसकी प्लानिंग रहेगी, ये न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या कर रहा है, बॉम्ब बना के क्या कर रहा है, किसको हैंड ओवर कर रहा है ये अपनी टेक्नोलॉजी, इस पर कोई भी आरोप नहीं लग सकता। और ये इम्यूनिटी प्रेसिडेंट जो होता है पाकिस्तान को, उसको अपने टेन्योर के टाइम पे मिलती है। बड़ी बात इसने क्या कर दी है इस आसिम मुनीर ने इसमें पूरी प्लानिंग में, कि ये लाइफ टाइम, मान के चलिए रिटायर हो गया तो इसके ऊपर ये विशेष अधिकार इसके पास है कि लाइफ टाइम अपने 5 स्टार जो रैंकिंग है उसको लेके चलेगा, उस वर्दी को नहीं छोड़ सकता। ये जो इसके अधिकार हैं वही रहेंगे और इसको कोई भी तरीके से कोर्ट में नहीं खींचा जा सकता। तो मतलब पूरी पावरफुल कौन हो गया, आसिम मुनीर ही तो हो गया हर तरीके से। ठीक है, ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था। तीसरी बात, इसमें एक चीज़ का काम करा इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की पावर को काम करा है। जैसे मैंने बताया आर्मी को तो बढ़ा दिया, हमने देख लिया आर्मी को किन किन जगहों में बढ़ाया। पहले तो उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को स्टैब्लिश कर लिया। दूसरी बात, इन्होंने, मैंने बताया था एनएससी एक नया इन्होंने पद बनाया जिसका सारा काम होगा आर्मी के अंडर का ही होगा, और वो जो भी होगा बनकर जो आएगा एनएससी, ये आर्मी चीफ ही होना चाहिए, मतलब आर्मी से उसका संबंध होना चाहिए। और उसको अपॉइंट करने का काम कौन करे, प्रधानमंत्री, पर सिफारिश किसकी रहेगी, आर्मी चीफ की रहेगी। तीसरी बात हमने देख ली थी, उसको इम्यूनिटी मिल गई, मतलब उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, मतलब केसेस वगैरह नहीं कर सकते। एक चीज़ और है, क्या इसको कभी निकाला नहीं जा सकता, फील्ड मार्शल को निकाल सकते हैं, पर निकालने का तरीका ऐसा है कि बहुत पेचीदा है कि आप निकाल ही नहीं पाएंगे इसको। उसको सदन जो है आपकी संसद जो पाकिस्तान की, वही निकाल सकती है। और वो कैसे निकालेगी, जब उसको 2/3 जिसको कहते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये पास करेगी तभी इसको बिल पास होगा, तभी ये बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। 2/3 निकल सकता है कोई, सोचिए आप, ये तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि इसने अपने आप को बहुत सुदृढ़ कर दिया अपनी स्थिति को। किसने, आर्मी ने। अब मैंने दूसरी बात बोली थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को इसने सीमित कर दिया। कैसे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी चीज़ें होती थी, सारी बातें करते थे, यहाँ तक कि यहाँ के एक बहुत बड़े जज थे सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट को ही बर्बाद कर दिया तो फिर यहाँ पे जज होने का मतलब क्या है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो ये नया कोर्ट बनाया जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसमें क्या बोला इन्होंने, जो संविधान से रिलेटेड होगा जो पाकिस्तान के, वो सारी चीज़ों पर डिबेट कौन करेगा, यही करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एकदम तरीके से ताला लगा दिया इन्होंने, ये समझ लीजिए आप। मौलिक अधिकार हो गए या कोई प्रांतों में प्रोविंशियल जो जिनकी जगह जैसे स्टेट है, सेंटर की जो लड़ाई है उसको कौन संभालेगा, यही संभालेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट करता था। तो एक तरीके से पूरी पावर को इन्होंने खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट की। तो इसलिए यहाँ की जो जज थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। खैर वो बातें तो आपको पता, अपने हिसाब से इनकी लगाम है, अपने हिसाब से चलाते हैं लोगों को। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, मान लें पेपर में अगर आपको याद रखना है तो 2-4 चीज़ याद रखिएगा। इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया है 27वें नंबर को याद रखना है। इसमें एक नया पद बना है, एक तो ये बना है, दूसरा बना है एनएससी वाला। तीसरा इसमें फेडरल कोर्ट बन गया है जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और तीसरी अगर आपसे पूछा जाएगा, जो 5 स्टार रैंकिंग वाला व्यक्ति है उसके ऊपर कभी भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको इम्यूनिटी मिल गई लाइफ टाइम, और उसके पास स्पेशल विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट है कि उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो बैठा भी रहेगा ना आसिम मुनीर तो भी इसको कोई नहीं छेड़ पाएगा, चाहे कितना भ्रष्टाचार कर ले। इस तरीके की स्थिति हमारी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जो ज़्यादा नई तो नहीं है, शुरू से ऐसे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है ना। आगे बात करते हैं जो हमारे लिए और ज़रूरी है। अगला हमारा कौन सा है, कमला लक्ष्मी नारायण। अभी इनका हमारे नवंबर मंथ में बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात रही थी कि 3 महान शख्सियत हमारी, एक तो ओडिसी के, एक कथक के और एक भरतनाट्यम के, इसी महीने में निकल गए हो। और मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है हमारे भारत के कल्चर के बारे में, हर नृत्य के बारे में। ये इस महीने मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि सारे बड़े बड़े व्यक्ति थे जो गए थे इस समय। उनके नाम देख लेते हैं। पहले व्यक्ति का नाम था, महिला का नाम, पहले का नाम था कमला लक्ष्मी नारायण जो भरतनाट्यम से संबंधित है। दूसरे हैं मायाधर राव, ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में बता रखा है इनका नाम। और तीसरा नाम है कुमुदनी लाखिया, जिनका मैंने एप्लीकेशन पे जब मैं करंट अफेयर आपको करा रहा था मैंने इनके बारे में बताया था आपको। ये तीनों की तीनों पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी जो अभी हाल ही में खत्म हुए। तो पहले इनके बारे में समझ लेते क्या क्या है। जो आपकी कमला लक्ष्मी नारायण है ये भरतनाट्यम से संबंधित रही है, ठीक है।
इनका अगर आप पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे रहा था, भरतनाट्यम से। इनको बेबी कमला के तौर पे भी जाना जाता था। ये फोटो लगा रखी है मैंने, आप देख लेना अगर क्लियर हो रही होगी। बेबी कमला इनको कहा जाता था। ये वो महिला है जिन्होंने वर्ष 1959 में, 1959 का टाइम है, 1959 में जब हमारे यहाँ आइजनहावर जो थे, पहले यूएसए के प्रेसिडेंट जो भारत में आए थे 1959 में, कई बार पेपर में आता है ये, उस समय परफॉर्मेंस देनी थी तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों को ढूंढा गया। तो ये वो महिला थी जिनको सामने परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था और इन्होंने काम करा था। किन्होंने? हमारी कमला लक्ष्मी नारायण जी ने। भरतनाट्यम से इनका बहुत ज़बरदस्त संबंध रहा था। वो छोटी उम्र में इन्होंने नृत्य करना स्टार्ट करा था। बड़े बड़े नृत्यों के साथ इन्होंने काम करे, बहुत सारे देशों में तक गई थी ये, और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। जहाँ तक मुझे याद है पद्म भूषण भी मिला था, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद रख लीजिएगा बेबी कमला इनको बोला जाता था। दूसरी बात, जब आइजनहावर हमारे यहाँ आते हैं तो इन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्मेंस करी थी, क्योंकि इनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया था कि भारत के कुछ लोगों से, जब इतने बड़े प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो ताजमहल जाएंगे, बड़ी बड़ी जगहों में जाने के बाद एक बार आपको भी, आप अगर हमारे देश के कल्चर को दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये फिर वहाँ पर परफॉर्म करती है। तो इतना बड़ा नाम था इनका। और बड़ी बात क्या है, देखिए इनकी कौन सी एज में निधन हुआ है, 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। ये जितने रहे, जैसे इनका निधन, लक्ष्मी जी का जो निधन हुआ है 91 साल में हुआ है, मायाधर जी का निधन हुआ है 94 वर्ष की उम्र में, हमारे कुमुदनी लाखिया जी का निधन हुआ है 95 साल में। नृत्य या फिजिकल परफॉर्मेंस के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका शरीर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करता है। ये देखने को भी आपको मिल रहा होगा। खैर, आगे बात करते हैं मायाधर राव जी के बारे में, जिनका संबंध रहा है ओडिसी से, और इनकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है ओडिसी से। ये आपके पेपर में अगर आता है कई बार कि हमारे ओडिसी के नृत्य के जनक के तौर पे किनको कहा जाता है, तो ये व्यक्ति है। आप बोलेंगे आपने तो हमको बता रखा है केलुचरण मोहपात्रा। केलुचरण मोहपात्रा, बात बिल्कुल ठीक है। ओडिशा को बनाने वाले या ओडिसी डांस को बनाने वाले व्यक्ति केलुचरण मोहपात्रा है। आपको सीधे लगाना है राइट आंसर इन्हीं का नाम। पर अभी हाल ही के कुछ पेपर हुए हैं, 2-1 पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं बैच में आपको प्रीवियस करा रहा था तो हमने बताया था आपको कि इनका नाम नहीं रखा गया था केलुचरण मोहपात्रा जी का, नाम रखा गया था हमारे मायाधर जी का नाम। और ऐसे समझ लीजिए दोनों बराबर कद के आर्टिस्ट रहे हैं ओडिसी में, बड़ा ज़बरदस्त नाम रहा इनका। किनका? मायाधर जी का नाम। तो अगर ऑप्शन में केलुचरण मोहपात्रा जी का नाम नहीं आता है तब आपको इनका नाम लगाना है, अगर उनका आ जाए तो फिर आपको उन्हीं को लगाना है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ओडिसी में इनका इतना बड़ा नाम क्यों रहा है? जब इन्होंने नृत्य शुरू करा था तो उस समय हमने बताया था ओडिसी का एक पार्ट हुआ करता था जिसका नाम था गोटीपुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोटीपुआ, ऐसे लिखा जाता है इसको, गोटीपुआ। ओडिसी जो आज के टाइम पे नया बनकर निकला है, जो बहुत बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलता है नृत्य, ये कैसे बना है? क्योंकि पहले कोई ना कोई तरीके से इसका ओरिजिन रहा होगा, फिर धीरे धीरे डेवलप करा होगा। तो पहले गोटीपुआ हुआ करता था। गोटीपुआ क्या कहते थे? जैसे पुरुष होते थे, महिलाओं के कपड़े पहनते थे, नृत्य करते थे, वो अपने आप को पूरा मेकअप करते थे, लिपस्टिक लगाना पुरुष करते थे, क्योंकि महिलाओं को उतने अधिकार नहीं थे। मैं 90s के दौर की बात में कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, जो सेंचुरी के हम चल रहे हैं। तो महिलाओं को बाहर निकलने के अधिकार ही नहीं होते थे। तो पुरुष को एक नृत्य करने के लिए, जैसे हमारे पौराणिक कथाओं पर नृत्य करना है, कुछ कथाओं को दिखाना है, तो गोटीपुआ कुछ लड़के होते थे, युवा लड़के, गोटी मतलब होता लड़का, ठीक है, यंग लड़के होते थे, वो नृत्य करते थे और अपना आपको मेकअप करते थे, लड़की टाइप का कपड़ा पहनना। आपको सोचिए आज के टाइम पे अगर आप यही परफॉर्मेंस करने चले जाएं, आप युवा होके, एक आदमी होके नृत्य करने जाएंगे तो हो सकता है आपसे नहीं हो पाएगा, आपको लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। इन्होंने उस टाइम पे ये काम करा था। इन्होंने 1940s की बात मैं बता रहा हूँ, 1900 आज़ादी के से पहले की बात है। इन्होंने सबसे पहले गोटीपुआ परफॉर्मेंस करने वाले पहले व्यक्तियों में से मायाधर राव जी का नाम है। राउत नाम था इनका पीछे, मायाधर राउत। तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये पहले व्यक्ति थे ओडिसी को करने वाले। हालांकि गोटीपुआ को प्रेजेंट करने वाले पहले व्यक्तियों में से थे। वैसे महिलाएं भी करती थी, पर महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, तो पुरुष करने लगे, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो गया था ओडिसी डांस। तो गोटीपुआ करते थे लड़के, मेकअप करते थे, नृत्य करते थे। तो इन्होंने पहली बार प्रेरित करा था सभी लोगों को कि हमें अपने कल्चर को दिखाने में शर्म क्या करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको हालिम खान जी के बारे में बताया था कि वो एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे। पहली बात उनके लिए सबसे बड़ा दबाव था। दूसरी बात, फिर उनको धार्मिक रूप से जो जितने क्लासिकल डांस है वो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। और फिर उसमें कपड़े भी महिलाओं जैसे पहने होते थे, कुचिपुड़ी जो डांस करते थे, अभी हाल ही के पेपर में भी आ रखा है। तो वो हालिम खान साहब भी बड़े, उन्होंने बंदिशों को तोड़ा, फिर नृत्य करा और बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट बने वो। तो इसलिए उसी तरीके से ये हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था हमारे मायाधर राव जी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि केलुचरण मोहपात्रा कौन है, इन्होंने ओडिसी को बहुत ज़बरदस्त पैमाने फैलाया। हमने आपको बताया था 1993 में इन्होंने एक ओडिसी नृत्यालय की स्टैब्लिशमेंट करी थी, इसका नाम था
सर्जन, सर्जन ओडिसी डांस को दोबारा से रिएक्टिव करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग इस पे ध्यान देना बंद कर चुके थे। खैर इतना हमने आपको बता दिया, देख लेना बाकी, है ना। और मैं इतना डिटेल में आपको सारे आर्टिस्ट के बारे में या इतनी कहानियां करंट अफेयर में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब जैसे ही दिमाग में आएगा, रट्टा ना मारना पड़े, आपको याद आ जाएगा। इतनी लंबी कहानी बताई थी उन्होंने कि तुरंत बैठ जाएगा दिमाग में कि कुमुदनी लाखनिया कौन थी, या हम मायाधर राव जी के बारे में बात करें कौन थे, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। गोटी बुआ का संबंध किससे रहा था, आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो यही तरीका हमें रखना है ना। अगला हमारा कुमुदनी लाखिया जी के बारे में, इनका संबंध रहा है कथक से, ठीक है, कथक से। इन्होंने कदम्ब नृत्यालय सेंटर की स्थापना करी थी, या कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना करी थी। ये अभी हाल ही के एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में 5-6 बार आ रखा है, आप देख लेना। आप अभी हाल ही के पेपर की हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी के 2025 के पेपर में और उसमें भी। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कुमुदनी लाखिया जी, इनका संबंध रहा था, ये हमारी कुमुदनी लाखिया जी। अभी हाल ही में मैंने बताया था इनको, करंट अफेयर जब मैं करा रहा था आपको एप्लीकेशन में, तो हमने बताया था ये पद्म विभूषण भी इनको 2025 से मिला है। और जब इनको पद्म विभूषण मिला ना, बहुत जॉयफुल पर्सन माना जाता था इनको, कि मतलब हर जगह खुश रहती थी। थोड़ा शारीरिक रूप से इनको परेशानी होने लग गई थी, बहुत बड़ी उम्र हो गई थी इनकी, 95 के आसपास इनका निधन हुआ है। तो जब इनको पता चला पद्म विभूषण मिल रहा है तो बहुत खुश होकर आई थी ये, मतलब कि सुनते हुए इनको पता चला। पर उसके कुछ समय के बाद इनका निधन हो गया था। पर अच्छी बात यह कि मरणोपरांत नहीं मिला, ये अच्छी बात थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट को, उनको जीते जी उनको खुशी मिली कि मुझे भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। जब इन्होंने नृत्य स्टार्ट करा था कथक को, तो उस समय एक कहानी हुआ करती थी, इसको कोठे वाले तौर पे बहुत वल्गर वर्ड बोला जाता था, कोठे वाली नृत्य को। जब इन्होंने एक बार बता दी अपनी कहानी कि नृत्य कर रही थी, तो ऐसी कहानी इनके सामने आ गई थी कि किसी ने इनको बोला कि आप तो कोठे वाला नाच करती हैं। तो इनको बहुत बुरा लगा, कहने लगी कि मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस तरीके से मुझे सुनने में आया था, क्योंकि कथक जो नाच नृत्य होता था वो उस तरीके से दिखता भी था। उमराव जान आपने मूवी देखी होगी, उमराव जान में जो रेखा जिन्होंने करा था, उनकी पूरी तरीके से जो परफॉर्मेंस कराने वाली महिला थी यही थी वो। और आप देखेंगे कि वो उन्होंने कोठे वाली महिला का नृत्य करा था, पर कहीं से वल्गर नहीं लगा था उनके कपड़ों को देख के किसी भी तरीके को। क्यों? क्योंकि कुमुदनी लाखिया जी ही थी जिन्होंने पहली बार कुर्ता को धारण करा था कथक में, क्योंकि महिलाएं कथक में कुर्ता नहीं पहनती थी, वो लहंगा पहनती थी पूरा। तो उससे एक तरीके से छवि दिखती थी कि ये कोठे वाली है, जो गंदा वर्ड यूज होता है, वैश्या टाइप का बोला जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने काम करा, मॉडर्न कपड़े स्टार्ट करे, और फिर उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिसके टाइम पे आप कुमुदनी लाखिया जी को याद कर रहे हैं, जिनका पद्म विभूषण 2025 में मिला। अच्छी बात ये रही कि निधन से पहले इनको मिल चुका था, ठीक है। हालांकि इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, मैंने बहुत चीज़ें और ही बतानी थी। शंभू महाराज जी से मिले थे, पर अभी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो कभी स्टैटिक जी के कराएंगे तो और बताएंगे ना। ये ज़रूर आता कि कदम्ब नृत्यालय इन्होंने कथक को प्रमोट करने के लिए ही करा था। और ये करती थी कि मैं कथक के लिए ही जी हूँ, कथक के लिए ही मरूंगी। आप मुझे चाहे वल्गर बोली चाहे जो बोलिए, नृत्य करना कोई गलत नहीं है ना। खैर आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था द्रौपदी मुर्मू जी का, ओडिशा की विधानसभा में पहली बार संबोधित करने वाली महिला बनी है प्रेसिडेंट के तौर में। मतलब प्रेसिडेंट जो भारत के इतिहास में आज तक कुछ हुआ नहीं है, ओडिशा के विधानसभा में इन्होंने करा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये द्रौपदी मुर्मू जी आपसे पेपर में भी हाल ही में आया था, मैं अभी आपके पेपर देखता रहता हूँ, सीजीएल के, रेलवेज के, वहाँ पर पेपर में आया था कि बताइए द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ की गवर्नर थी? कहाँ की थी? झारखंड की। मैंने आपको समझाया था झारखंड की, झारखंड की आने वाली है, वहीं से आदिवासी महिला है पहली, एसटी, और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हमारे भारत के इतिहास में ही है। और इनकी मैं एक कहानी बता रहा था आपको झारखंड की। एक हमारे और पेपर में आता है कि बताइए द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध कौन से ट्राइब से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर एक चीज आपको बताऊंगा तो आपको याद भी आ जाए शायद। इनका धर्म कौन सा है? धर्म कौन से संबंधित है? हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से धर्म से है? तो इनका धर्म है स्वर्ण धर्म, स्वर्ण धर्म। और ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है, सीजीएल 2022 के पेपर में। स्वर्ण धर्म, स्वर्ण धर्म क्या होता है? एक तरीके से हिंदू धर्म का ही पार्ट है वो, पर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती। इनमें क्या किया जाता है? इनमें किया जाता है प्रकृति की पूजा। और एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू धर्म भी तो प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। हमारे में हम सभी वृक्षों की, सभी पंछियों की पूजा ही करते हैं, जानवरों की पूजा भी हमारे में है, पशुओं की। तो उस तरीके से स्वर्ण धर्म भी उसी का पार्ट है, पर वो अपने आप को अलग मानते हैं। और जब प्रेसिडेंट बनती है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो एक डिमांड भी हुई थी स्वर्ण धर्म के लोगों के द्वारा। झारखंड में ही रहता है स्वर्ण धर्म के लोग, तो संथाल है ये लोग। इन्होंने डिमांड करी थी कि जब प्रेसिडेंट बन गई तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे लिए एक अलग से धर्म का कोड बनाया जाए, जैसे हिंदू कोड है,
मुस्लिम कोड है, वैसे तरीके से हमारा धर्म का भी अलग होना चाहिए। कुछ बातें आई थी इसको लेकर, है ना। तो ये हमें इतना याद रखना है। आगे बढ़े हम। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस बार के मंथ में रहे थे। जैसे नवंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड वेगन डे के बारे में। सॉरी, इसको ठीक कर लेना, वेगन नहीं होगा, वीगन होगा। वीगन, वेगन कहा जाता है इसको। वेगन वाली वो कहानी है जब आदमी डेयरी प्रोडक्ट पर भी निर्भरता को समाप्त कर देता है। एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, एक होते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते, जैसे मैंने वेजिटेरियन कभी खाया नहीं, सॉरी नॉन वेज कभी मैंने खाया नहीं, तो मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, ये शाकाहारी हूँ। और अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं अभी वेजिटेरियन हूँ, वेगन नहीं हूँ। पर जैसे ही मैंने डेयरी प्रोडक्ट को भी समाप्त कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो मैं वेगन बन जाऊँगा। मतलब कि वेगन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं, पर ये ज़रूरी दिन है, क्योंकि आज के टाइम में आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट के बारे में सुना होगा, वो वेगन बन जा रहे हैं। मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खा रहे। और डेयरी प्रोडक्ट ना बनने खाने के कारण बहुत सारे हैं, कभी और मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे वेगन हूँ, तो मैं 50% वेगन हूँ। 50% मतलब मैं बहुत रेयर ही डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ फुल्ली। वेगन भी बहुत रेयर हूँ, मतलब मैं दूध मिल्क ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। उसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कई लोगों को लेकर, तो उसको मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा। तो वेगन मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट पे भी निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट को भी बाइकआउट कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण डे है, क्योंकि वे हाल ही में बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। अगला है 1 नवंबर, राज्योत्सव डे, जिसमें हमारा कर्नाटक फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक 1956 में बना था, डेट यही थी आपकी, ठीक है। तो इसलिए हमें राज्योत्सव डे के रूप में अगर पूछा जाएगा तो यही है हमारा कर्नाटक फाउंडेशन डे। इसको राज्योत्सव डे के रूप में मनाते हैं, पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस हमने बोला है आपको इंपॉर्टेंट डेज जो मैं बता रहा हूँ देखने ज़रूर है। जो मैं बोलूँगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ के याद करके जाना है। पर जिनको मैंने बोला देखना है बस, वही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं MCQ फॉर्म में। तो अगर आपने एक बार देखा भी होता ना, तो आप राइट आंसर लगाने के लिए लायक हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज को वो भी देखना है कि कौन से हमने पढ़े, कौन से नहीं। जो महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा उनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि वो रिपीट होते हैं कई बार। अगला है 1 नवंबर। जैसे मैंने आपको बताया था, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, इसलिए हम 1 नवंबर को हरियाणा फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला वर्ल्ड जेलीफिश डे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना खास नहीं, पर हाँ याद रखना है आपके लिए, वर्ल्ड जेलीफिश डे। अगला है हमारा 5 नवंबर, जिसको कहते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट डे है, ये कई बार रिपीट में होता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस इसको हिंदी में कहा जाएगा। मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं डाला कि आपको कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा दूँ कंटेंट। अगला है हमारा थीम क्या रही थी इसकी, ये 20 तो नहीं होगा, कुछ गलत हो गया, सुनामी होगा ना, सुनामी रेडी इन्वेस्ट, हाँ यहाँ पे बी होगा, बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है, इसलिए इसको सुनामी बोला जाता है, टी होता है इसमें, ये याद रखना है। आगे बात करें, हाँ क्या लिखा है, बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। अगला है 5 नवंबर, जिसको कहते हैं गुरु नानक जयंती। आपको सभी को जानकारी होगी, अभी हमने मनाई भी तो बहुत अच्छे से। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। अब लोग देखिए क्या कंफ्यूज होते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कह लीजिए या वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे कह दीजिए, बात वही है। कैंसर की जागरूकता बढ़ाने के लिए कि कैंसर को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं या अपनी लाइफ में नहीं आने दे सकते, उसकी एक जानकारी बनाने के लिए वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। तो उसको आप कैंसर डे कह लीजिए, अवेयरनेस डे दे दीजिए, बात वही है। पर हमारे यहाँ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का मनाते हैं 7 नवंबर को, सुपर इंपॉर्टेंट डे है ये, ठीक है। अगला हमारे 7 नवंबर, जिसको कहते हैं सीवी रमन का बर्थ एनिवर्सरी है। सीवी रमन कौन थे, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी और हमारे फिजिक्स में पहली बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो, ठीक है। अगला बात करते हैं 8 नवंबर के बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप इसको याद रख सकते हैं। अगला हमारा कौन सा महत्वपूर्ण डे है, और जो मैं डेज बताऊंगा उनके पीछे कुछ हिस्ट्री भी होगी, तो उनको भी पढ़ते रहना आपको ना। अगला कौन सा है, 1 नवंबर उत्तराखंड फाउंडेशन डे। जैसे मैंने बताया था 9 नवंबर की डेट थी, 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, राइट। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, 2000 में 2 स्टेट बने थे, एक तो आपका उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उसी दिन हमारा एक झारखंड भी बना था 2000 वर्ष में, उसी में कुछ डेट का अंतर था। जैसे 15 नंबर का था, ये 9 नवंबर में था। डेट आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, पर फिर भी आप याद रख सकते हो तो ठीक रहेगा। और हमने बताया था कि 4 हमारे स्टेट है जिनके नाम बदले गए। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने पहली बात कही थी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड बना
नहीं, उत्तरांचल के बारे में। वो क्या बना? उत्तराखंड बना। कब बना? 2007 में। नाम बदला गया है उत्तरांचल से। पहले उत्तरांचल बोला जाता था, 2007 में इसको उत्तराखंड बोला गया। पहला स्टेट ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा और कौन सा है? हमारा मद्रास। मद्रास का नाम कब रखा गया था? मद्रास को बाद में चेन्नई बोला जाता है, पहले इसको मद्रास कहा जाता था। कब नाम बदला गया इसका? 1996 में। आपसे पूछा जाएगा बॉम्बे, जिसको आज के टाइम में मुंबई कहा जाता है। बॉम्बे पहले कहा जाता था, अब इसको मुंबई कहा जाता है। नाम कब बदला? 1995 में। और आपको हमने बताया था पौंडीचेरी, अब इसको कहते हैं पुडुचेरी। इसका नाम कब बदला गया? 2006 में। याद रखने का तरीका ठीक है, देखिए पहले पौंडीचेरी, पुडुचेरी बना वर्ष 2006 में। उत्तरांचल, उत्तराखंड बना 2007 में। मुंबई बना मद्रास बना चेन्नई 1996 में। और बॉम्बे बना मुंबई 1995 में। अगर आपको अरेंज करके रखना है तो पहले बॉम्बे याद करिए। बॉम्बे कब बना था? मुंबई के टाइम पे तो बोलेंगे 1995। अगले साल आ जाइए। बॉम्बे में एक प्रेसिडेंसी और हमारी हुआ करती थी, एक तो बॉम्बे थी, एक कलकत्ता, वो मद्रास थी। मद्रास कब चेन्नई बन गया? अगले साल बन गया, तो 1996 में बन गया। तो उसी तरीके से पौंडीचेरी याद करिए। पौंडीचेरी पहले था, पौंडीचेरी था वर्ष 2006 में। पुदुचेरी बन गया 2006 में बना है, मतलब नाम बदला गया। उसी तरीके से उत्तरांचल बन गया 2007 में उत्तराखंड। ठीक है, ये कुछ स्टेट को बार बार रिवाइज करेंगे तो काम बन जाएगा। अगला हमारा नाम कौन सा है? हाँ, 10वां है हमारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जिसको टीकाकरण दिवस कहते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, पर देख लेना जरूरी है। अगला है 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। महान शख्सियत रहे हमारे देश के वो, तो उनके याद में। ठीक है, आगे बात करें 12 नवंबर वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, इसको भी याद रखना। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी स्पेलिंग याद रखना जरूरी है, कई बार रिपीट होती है। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस, ये भी जरूरी दिन है। ये दोनों के दोनों जरूरी दिन है हमारे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, क्यों? क्योंकि हमारे नेहरू साहब जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं। कब? उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 नवंबर 1889, 1889 में उनका जन्म हुआ था। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। दो महान शख्सियतों की बर्थ एनिवर्सरी ऐसी आती है। 14 नवंबर को भी हमारे एक बहुत महान व्यक्ति रहे थे, जिनका नाम था अम्बेडकर। उनकी डेट थी 14 अप्रैल, इनकी 14 नवंबर, उनकी 14 अप्रैल थी। और कब हुआ था उनका? 2 वर्ष वो इनसे छोटे थे। किनसे? नेहरू जी से। ऐसे याद करिए, मैंने आपको बताया था 14 नवंबर को बना उनका जन्म हुआ था हमारे नेहरू जी का 1889 में। इनका याद करने का तरीका मैंने बताया था। महात्मा गांधी जी से 20 वर्ष छोटे थे नेहरू जी, इसलिए उनको बापू बोलते थे। 20 वर्ष छोटे थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 20 साल कम करेंगे कितना हो जाएगा? 1889। हमने बताया आपको कि अम्बेडकर जी इनसे कितने वर्ष छोटे थे? 2 साल छोटे थे। तो उनकी कौन सी हो जाएगी? 1891। दोनों की डेट एक है, बस साल महीना अलग है। और इसलिए हमको आपने पढ़ा होगा 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, और इस दिन हम मनाते हैं बाल दिवस। और एक और अभी बता दें आपको, 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, जो भी हाल ही में गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे जो सरदार पटेल साहब जी थे, उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। बर्थ एनिवर्सरी इसी वर्ष की बात है, 1875 की बात। 1875 15 नवंबर की डेट थी। 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। किनका? हमारे व्यक्ति बिरसा मुंडा जी, बहुत बड़ी शख्सियत रही हमारे भारत के। तो ऐसे बार बार डेट ऑफ बर्थ याद करिए, क्योंकि याद आते हैं पेपर में हमारे लिए ना। और हमने इसलिए भी आपको याद करके बताया था कि 14 वर्ष छोटे थे, बड़े थे ये किनसे? नेहरू जी से। इसलिए कई बार कॉन्सेप्ट आता है ना कि प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया महात्मा गांधी के द्वारा नेहरू जी को। वैसे डिजर्विंग तो सरदार पटेल साहब थे, क्योंकि ज़्यादा डिजर्व करते थे वो, पर उनकी उम्र ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए बोला गया था कि 14 वर्ष अंतर था उनके बीच में। तो उनको लगा कि कहीं बीच कार्यकाल में निधन ना हो जाए, तो इसलिए। और अगर आपको 14 साल घटाने तो ऐसे बन जाएगा 1875। ये भी तरीका याद करने का। ठीक है, मेरा जितना तरीका हो सकता है मैं आसान करा रहा हूँ आपको, कि आपके लिए दिक्कत ना करे। ठीक हो गई हमारी बात। अगला है हमारा 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये बहुत ज़रूरी है, डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस रखना। एक मैं आपको आसान भाषा बता दूं, जब मेरे पास एक माध्यम है आपको बताने का। ये तो आपने पढ़ लिया है, पर डायबिटीज़ से बचना है आपको ज़िंदगी में, तो एक चीज़ से बच जाइए, वो है शाम का खाना अवॉइड कर दीजिए बस।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। सबसे ज़रूरी है, डायबिटीज़ जो होती है यही कारण होता है, क्योंकि आपके शाम के टाइम आप खाना खाते हैं, वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता सोते समय, जिसके कारण आपकी सेल्स जो होती है उसको रिएक्टिव होने में या उसको बनने में बड़ी दिक्कतें हो जाती है, जिससे आपको धीरे धीरे जो आपकी बीटा सेल्स है पेनक्रियास की खराब होने लग जाती है और आपको डायबिटीज़ की दिक्कत आ जाती है। खैर 15 नंबर जनजातीय गौरव दिवस, सॉरी ये रहा, जिसमें बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं। उनकी डेट थी 15 नवंबर 1875 और 31 अक्टूबर 1875 थी हमारे सरदार पटेल जी की, ऐसे कोरिलेट कीजिए। और झारखंड फाउंडेशन डे हमने बात करी ली थी। 16 नवंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि हाल ही में न्यूज़ में रहा है ये। इसके बाद है वर्ल्ड नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नंबर। अगला है 19 नंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। इनकी ट्रिक आपको जैसे आती है वैसे कर लेना, पर एक बार मैं मानता हूँ कि नज़र मार लीजिए, बस देख लीजिए, सारे डेज याद करना ज़रूरी नहीं है, बस देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक दो बार मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। इसके बाद है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, पर ये थोड़ा सा ज़रूरी है, ये वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। इसके बाद है नेशनल मिल्क डे, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना आपको। नेशनल मिल्क डे वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। और अभी एक डाटा आया था जिसमें हमारा क्लियर हो गया है कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, और अगर अंडे उत्पादन की बात हम करते हैं तो हमारा दूसरा नंबर है। मांस उत्पादन में हम चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डाटा को आप याद रख सकते हैं। अगला है 26 नवंबर की डेट, हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद हमारे लागू हुए थे आर्टिकल 394 के तहत, ठीक है। आगे बात करें, और थीम थी आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में हमारे सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। सरदार उनको बारदोली की महिलाओं ने टाइटल दिया था, क्योंकि उन्होंने जब 1928 में सत्याग्रह करा था, महात्मा गांधी जी ने जब उनको भेजा था तो उन्होंने सत्याग्रह करा था, ठीक है। 150वीं इनकी जयंती रही थी। 150 कैसे हो जाएगी आप सोचिए, 2025 चल रहा, 1875 में इनका जन्म हुआ था। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इनकी थीम रही थी इस बार की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे रिलेटेड, जैसे इन्होंने क्या बोला था, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, किनको कहा था, सिविल सर्वेंट को बोला था। हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको स्टील फ्रेमवर्क कहा गया था, कि वो उनके द्वारा ही एक आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर वो अच्छे लोग निकलते हैं। इसके बाद हमारी केवड़िया गुजरात में इनकी 182 मीटर की जो रामवीर सुतार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है नर्मदा नदी के किनारे, वो यही है हाइट। बिस्मार्क इनको कहा जाता था भारत का, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करा था किन्होंने, बिस्मार्क ने। उसी का दर्जा अगर देखा जाए तो उनको दिया गया था, हालांकि उनसे बड़ी शख्सियत मान सकते हैं आप। बिस्मार्क ने तो बहुत छोटी रियासतों को इकट्ठा करा था, इन्होंने 565 रियासतों को इकट्ठा करके रख दिया था। और अगर ये माना जाता है, और ये पहले भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर बने थे, अगर ये लंबा समय और जी जाते तो शायद कश्मीर वाला मुद्दा और अच्छे से आज देखने को मिलता, पर वो अलग बात है ना। खैर ये थे उस हद तक, इनके सामने चीज़ें चल भी रही थी, पर नेहरू जी के सामने फिर कोई बहुत सारी कहीं मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण नहीं हो पाया, नहीं तो अम्बेडकर जी के हाथ में होती चीज़ें तो शायद बदलाव हो जाती कश्मीर को लेके। भारत में कब मिला था इनको, 1991 में। अम्बेडकर जी को मिला था 1990 में, ठीक है। और फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे हमारे। जानकारी मिल गई होगी आपको, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने एक जल्दी से आपको कराया मंथली हिसाब से। अगले मंथ में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, ज़्यादा करंट अफेयर को लेके चलेंगे जितना हमसे हो सकता है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम पे, नहीं तो आप GK कैफे एप्लीकेशन में देख लेना। बाकी आपको देखिए कोर्सेज वगैरह लेने तो आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, GK कैफे सर्च कर लेना आप, ठीक है। और दोनों बैचेज आपको दिख रहे होंगे, SSC और रेलवेज के। अगर आप रेलवे की तैयारी करें तो आप रेलवेज वाला बैच लीजिएगा। सभी में डिटेल से लेके प्रीवियस सर्च का ही कॉन्सेप्ट है, और जिस तरीके से हम कंटेंट आपको दे रहे हैं। अब इस बार मैंने कोशिश करी कि हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनाया जाए आप लोगों के लिए। देखिए मेरे पास समय की बहुत अल्प मात्रा है, उसमें जितना ज़्यादा मैं आपको कंटेंट दे सकूँ उतना ही हो पाता है। मंथली आप देखते हैं मैं मुश्किल से 5-6 वीडियो दे पाता हूँ आपको। खुद का समय कम है, फिर मुझे एप्लीकेशन में पढ़ाना पड़ता है, जो यहाँ मिल जाता है वहाँ ये करा देते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे करंट अफेयर को। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ कमी लगी होगी, वो भी बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस अगले महीने के लिए वेट कीजिएगा, अगले महीने में करंट अफेयर तब प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।